सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों। यहाँ पर हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ऑलमोस्ट 300। ये सेट 1 है, इसमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट 15 सेट लगेंगे और उसके बाद आपको कहीं से भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इसमें से ही आपके 30 में से 30 नंबर आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें पेडागोजी के भी क्वेश्चन होंगे, आप देखते चलिए। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग जो हैं विकास के विभिन्न चरण, मतलब विकास के विभिन्न चरण होते हैं। ठीक है, तो भिन्न भिन्न दरों में विकसित होता है। अब विकास के विभिन्न चरण कैसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, ये सारी चीजें एक चरण है। जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एक चरण है वृद्धि के। उसी तरीके से विकास के चरण है। तो किस तरीके से शारीरिक विकास होता है, वृद्धि होती है। तो विकास जो है एक आयामी होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। एक आयाम क्या होता है, जैसे डायमेंशन होता है। जैसे आपने देखा होगा, फिल्म देखा होगा, तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। अब लेंथ ब्रेथ में क्या होता है कि ये लंबाई हो गई, ठीक है, सॉरी ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। इसको बोला जाता है डायमेंशन, टू डायमेंशन। तो जब भी पुरानी मूवी देखते थे उसमें 2D का आपको देखने को मिलता था। 2D मतलब टू डायमेंशन, लंबाई और चौड़ाई। और इसमें एक हाइट आ जाती है ना, तो उसको बोलते हैं 3D। ठीक है, अब 3D में क्या होता है, आप यहाँ बैठे हो ना, यहाँ पर बैठ के मूवी देख रहे हो, तो ऐसा लगेगा ये आपके पास आ गया, मतलब कि उसके अंदर ऊंचाई भी हो जाती है, उसको बोला जाता है 3D। तो विकास एक आयाम नहीं होता है। ठीक है, एक दिशा में भी नहीं होता है, सतत प्रक्रिया है। ठीक है, ये बात तो सही है, सतत प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि विकास की दिशा जो है अधोमुखी और शीर्षगामी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा, इन दोनों में से बच्चे ऑप्शन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और आंसर नंबर 3 मारते हैं। लेकिन इसका आंसर 3 नहीं होगा, इसका आंसर जो होगा आंसर नंबर 4 होगा, क्योंकि विभिन्न चरणों की बात की गई है। तो चरण किस तरीके से होते हैं, अधोमुखी भी होता है और शीर्षगामी भी होता है। शीर्षगामी कैसे याद रखेंगे, शीर्ष मतलब कि सर से पैर की तरफ, और अधोमुखी मतलब कि बीच से बाहर की तरफ। ठीक है, जैसे सेफालोपोडल आप देखोगे, ये कि इसको क्या बोला जाता है, शीर्षगामी, जिससे पहले मस्तिष्क का धड़ बनते हैं, फिर उसके बाद पैर बनता है। दूसरी बात करें प्रोक्सोमोडिस्टल, जिसमें से आप देखोगे पहले जो है केंद्र में संरचना होती है, फिर दूर स्थित अंगों की संरचना होती है। जैसे आप नाभि से सटे आप देखोगे, अगर केंद्र से सटे देखोगे, शरीर से सटा हुआ क्या है, आपका बाजू। आपके बाजू से दूर कौन सा है, आपकी उंगलियां। तो पहले आप देखोगे ना, पहले जो होता है हाथ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, उसको बनाया जाता है। जैसे बच्चा पहले चलना स्टार्ट करता है, फिर पंजों पर खड़ा होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उंगलियां जो है बाद में विकसित होती हैं, अर्थात धीरे धीरे करके विभिन्न चरणों में बालक का संपूर्ण विकास हो जाता है। तो सिंपल सा फैक्ट है, क्वेश्चन नंबर आंसर का जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य कॉन्टेक्स्ट में होता है। बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है। तो मैंने पिछले साल टैग वर्ड पढ़ाया था, इस साल हो सकता है बहुत सारे नए बच्चे हैं तो वो इस चीज को नहीं जानते, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। केवल आनुवंशिकता से किसी तरीके का विकास नहीं होता है। आनुवंशिकता के साथ वातावरण का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपके पापा बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, आप भी बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर आपको पास संसाधन ना हो, आपको कॉपी ही ना दिया जाए, आपको बैठने के लिए जगह ही ना दी जाए, तो आप कैसे पढ़ोगे यार, नहीं पढ़ पाओगे ना। तो वातावरण तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर विकास केवल है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया, ये पियाजे बाइगोत्स्की बोलते हैं कि बच्चे जो है सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। मतलब कि क्या होता है अंतःक्रिया, मतलब क्या होता है, आप अपनी मम्मी से कुछ सीखोगे, कुछ पापा से सीखोगे, कुछ दादाजी से, जब किसी से बात करोगे तभी तो सीखोगे। अगर आपको घर में बिठा दिया जाए और सारी सुख सुविधाएं दे दी जाए, लेकिन आप किसी से बोल ही नहीं पाते, आपको पूरे लैपटॉप दे दी जाए, डेस्कटॉप दे दी जाए, सारी चीजें आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो, सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन आपको बोलने के लिए भी तो कोई चाहिए, अंतःक्रिया करने के लिए चाहिए। तो आप कोई भी चीज जानते हो और किसी से बोलते हो, अंतःक्रिया के द्वारा बच्चा सीखता है। ठीक है, तो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है एक दूसरे से बात करके। तो ये भी यहाँ पर नहीं हो गया, तो ये गलत हो गया। सीखता है यहाँ पर प्रभावित करता है, प्रभावित नहीं करता है, ये गलत हो जाएगा। बचपन की वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। बचपन का विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। परिप्रेक्ष्य मतलब कॉन्टेक्स्ट, तो बिल्कुल सही बात है। विकास जो होता है सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। राइट आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट, क्योंकि 10 भिन्न अवस्थाओं में कहाँ देखने को मिलता है, बचपन की जो है ऑलमोस्ट 3 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, और मोटा मोटी अगर देखोगे तो बहुत सारे हो जाए तो 5 अवस्थाएं देखने को मिलेंगी बचपन की। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे तो ये तो गलत हो जाएगा, 10 भिन्न अवस्थाएं नहीं है। आंसर नंबर होगा आंसर नंबर फर्स्ट। अब क्यों होता है इसको देखिए, बच्चे सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भाग लेते हैं तो विभिन्न प्रकार की सामाजिक परिस्थितियों से परिचित होते हैं। अब किसी बच्चे को समाज के किसी भी, जैसे कि अब बोला जाता है ना कि आप ईद में जाइए, तो ईद में जाएंगे तो उनके संस्कृति को देखेंगे, वो ईद में क्या करते हैं। ठीक है ना, आप दिवाली में होली में क्या करते हो, किसी आप क्रिश्चियन के पास जाएंगे तो किसी उसका कोई त्योहार क्रिसमस है, वो क्रिसमस में क्या करते हैं। तो अलग अलग परिस्थितियों से रूबरू बच्चे होते हैं और चीजों को सीखते हैं। जैसे कि अपने से छोटे से प्यार से और बड़े से आदर से बात करना चाहिए,
जैसे कि बालक जिस समाज में रहता है उसका सांस्कृतिक स्वरूप क्या है। जैसे कि आप ये देखोगे कि एक बड़ा भाई है अपने घर में ही, आप देखोगे मान लो कि आपके घर में तो सब कुछ ठीक है, मान लो कि एक बड़ा भाई है, ये बड़ा भाई है, ठीक है, और ये छोटा भाई है, ठीक है। अब बड़ा भाई जो है छोटे भाई से प्यार से बात नहीं करता है, ठीक है, लेकिन ये अब्दुल के घर गया, जहां पर यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर हामिद के घर गया जहां पर ईद मनाई जा रही थी। अब अब्दुल जो है हामिद से कहता है कि छोटे भाई प्लीज थोड़ा सा सेवैया इनको दे दीजिए, आप छोटे हैं आप पहले दीजिए। आपने देखा यार कि अब्दुल जो है हामिद से कितना प्यार से बात कर रहा है जबकि छोटा है। आप कैसे रूडली बात करते थे कि ओए तू छोटा है, छोटा बन गया। तो इस तरीके का जब यहाँ पर कल्चर आपने देखा, जब इसके समाज में गए आप, तो यहाँ से आपने देखा कि यार छोटे भाई को लोग प्यार से बात करते हैं तो हमें भी बात प्यार से करनी चाहिए। देखो छोटा भाई कितना खुश है। तो इस तरीके से जब भी आप किसी समाज में जाते हो, किसी दूसरे रिश्तेदार के घर पे जाते हो, तो वहां से कुछ ना कुछ सीखते हो और उसका इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ता है, ठीक है। तो सांस्कृतिक स्वरूप क्या है, इस बात का बालक के व्यवहार, आचार विचार एवं व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालता है। तो याद रखना, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य जैसी संगत वैसी रंगत इस चीज को कही जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आनुवांशिक विन्यास जेनेटिक डिस्पोजिशन, ठीक है, के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो आनुवंशिक विन्यास के बारे में बात करेंगे, अनुकूलन, अधिगम, समाजीकरण, परिपक्वता। तो देखिए सिंपल सी बात है, इसका जो राइट आंसर होगा मैच्योरेशन। आनुवंशिकता से आप देखोगे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रूल है, आनुवंशिकता से और अनुकूलन हो नहीं सकता, अधिगम हो नहीं सकता, समाजीकरण नहीं हो सकता, मैच्योरिटी पर असर डालती है। राइट आंसर आंसर नंबर 4 होगा। परिपक्वता क्रम में बालन का भ्रूण जो है निर्माण से लेकर जन्म के पश्चात तक होने वाला विकास शामिल है, ठीक है। तो जेनेटिक आप देखोगे ना, जेनेटिक कैसे आप देखोगे, आनुवंशिकता विन्यास क्या करता है, भ्रूण बना, उसके बाद जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता है तब तक वो परिपक्व बनाने का कार्य कौन करता है, यही सारी चीजें हैं जीन्स, ठीक है। तो जीन्स जब परिपक्व हो जाती हैं तो बच्चे का विकास अच्छा खासा हो जाता है। राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4। जन्म के पूर्व प्राणी के शरीर पर अधिकांश परिपक्वता का ही प्रभाव पड़ता है। इसको याद रखेंगे, अभिवृद्धि और विकास के क्रम में परिपक्वता पर निर्भर करते हैं और परिपक्वता उन्हें गति देने का कार्य करता है। परिपक्व हो अगर आप, तो चीजों को जल्दी से सीखने की कोशिश करते हो। जैसे आपका शरीर अच्छा है, चीजों के अडॉप्ट करने वाला है, जैसे कि आप एसी में रहते हो, आप गांव में चले जाओ, एसी तो है नहीं, आपका शरीर तो अडॉप्ट कर नहीं पाएगा। लेकिन आप मेच्योर इंसान हो तो आप दोनों जगह पे सेटिस्फाई हो सकते हो, दोनों जगह पर अपने आप को मेंटेन कर सकते हो। तो परिपक्वता वही चीज कही जाती है कि जहां पर भी आप जाओ, चाहे आपकी अभिवृद्धि हो, चाहे आपका विकास हो, कहीं भी जाते हो तो आपकी परिपक्वता उस पर असर डालती है। आप कितने परिपक्व हो इस चीज के बारे में यहाँ पर आपके जीन्स पर भी निर्भर करता है। आपके पापा अगर स्ट्रेस को डील कर लेते थे तो आप निश्चित रूप से आप भी परिपक्व हो जेनेटिक रूप से, और आप भी स्ट्रेस को डील कर पाओगे। आपके पापा दौड़ने में अच्छे थे, हाइट उनकी अच्छी है, तो ऑलमोस्ट वो परिपक्व थे, तो उनके जीन भी परिपक्व हैं और आप भी यहाँ पर परिपक्व हो जाओगे, आपकी भी हाइट अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। तो आंसर नंबर 4 राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, समाजीकरण का प्राथमिक और समाजीकरण का द्वितीय कारक क्या है। तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो प्राथमिक कारण वो होता है जिसमें आप सबसे पहले जब आप अपनी आंखें खोलते हो, जैसे आप बोला जाता है ना कि कोई अगर अंडा में है, ठीक है, कोई अगर अंडा में है, कोई कौन है, मान के चलो एक चिड़िया अंडा में है और उसने अंडे को आपने फोड़ दिया और चिड़िया निकल गई, तो वो आपको माँ बोलेगी, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। तो कहने का मतलब है जो प्राथमिक तौर पे आपके सामने है, जिससे आप इनिशियल दौर में, शुरुआती दौर में, बिगिनिंग जब आप कर रहे हैं जीवन की, तो वहां पर आपने जिस चीज से सीखा उसको बोला जाता है प्राथमिक। और उसके अलावा जब आप एडवांस लेवल पर जाने की कोशिश करते हैं, जब एडवांस बनने की कोशिश करते हैं, उसको बोला जाता है सेकेंडरी। तो बोला जाता है ना कि तुम्हारी प्राइमरी नीड क्या है ये बताओ। तो प्राइमरी नीड क्या है, रोटी कपड़ा मकान, और सेकेंडरी क्या है, मोबाइल होना चाहिए, मालदीव का टूर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो सेकेंडरी है। तो पहले चीजों पर प्राइमरी पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। और देखो प्राइमरी मतलब सबसे पहले जैसे प्राइमरी स्कूल जैसे कि 1 से लेकर के 5 तक, फिर आप देखोगे कि सेकेंडरी स्कूल क्या होता है कि आप देखोगे कि 10वीं क्लास तक, 12th क्लास तक ये सेकेंडरी होता है, ठीक है, आप इस चीज को जानते ही हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो, पास पड़ोस हो गया, ठीक है, परिवार हो गया, परिवार क्या है, प्राइमरी है, ठीक है, और समाजीकरण का द्वितीय कौन है, विद्यालय है। राइट आंसर आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, और कोई दिक्कत है ही नहीं, दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है, पहला हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है। अब देखो कोई बच्चा 7-8 साल का है, कोहलबर्ग के बारे में मैं बता देता हूँ। कोहलबर्ग ने अवस्थाओं को 3 भागों में बांटा है, एक 4 से लेकर के 10 साल, एक 10 से लेकर के, एक 10 से लेकर के 13 साल, एक 13 से लेकर के ऊपर एबव, ठीक है। पहली जो अवस्था है
वो है आपकी पूर्व परंपरागत, ठीक है, दूसरी है परंपरागत, तीसरी है आपकी उत्तर परंपरागत। इसमें भी दो दो चीजें हैं, ठीक है, इसमें भी दो दो चीजें आती हैं, जिसमें पहले आते हैं दंड और आज्ञा, ठीक है, दूसरे में आता है आपका अहंकार की अवस्था, जैसे जैसे को तैसा। तीसरे में आपको क्या देखने को मिलता है, तीसरे में गुड बॉय गुड गर्ल, गुड बॉय गुड गर्ल। अब यहाँ पर होता है सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था तीसरे में आता है, जैसे कि गुड बॉय गुड गर्ल में क्या होता है कि बच्चा जो है अच्छा बनना चाहता है, अच्छा दिखना चाहता है। चौथे में क्या हो जाता है, सामाजिक व्यवस्था, मतलब कि समाज के अंदर जो भी व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था, उसको मेंटेन करता है, तोड़ने की कोशिश नहीं करता है। ये कौन सी उम्र होती है, 10 से 13। 13 से में देखोगे तो 13 से ऊपर दो अवस्थाएं होती हैं, जिसको सामाजिक अनुबंध कहते हैं। अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट टूट भी सकता है। जैसे मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया 10,000 रुपए में, इसको काम को कंप्लीट करना, आप तोड़ भी सकते हो, कहोगे नहीं मुझे तो वहां 15 मिल रहा है। तो सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट, जब भी आपको लगे कि समाज में कुछ ऐसे अनुचित काम हो रहे हैं, तो उसको बच्चे तोड़ सकते हैं, और ये बच्चे 13 से ऊपर वाले होते हैं, यही तोड़ने का काम करते हैं। कौन कहता है, नैतिक विकास के सिद्धांत वाले कोहलबर्ग। और एक होता है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता में क्या होता है कि अपनी जान जोखिम में भी डाल करके समाज के बारे में सोचता है। ऐसे नैतिक व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। जैसे कि गांव में देखोगे रात के टाइम पर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको दुख में आपके साथ होते हैं, कि चलो ठीक है हॉस्पिटल जाना है या आपको ट्रेन छोड़ने जाना है, वो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं अकेले लौट करके बाइक से आऊंगा तो हो सकता है कि गुंडे लूट लें, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो रात को जान जोखिम में डाल करके जाता है। वो छठवां लेवल बहुत वाला जो बहुत कम लोगों के अंदर पाया जाता है। अब यहाँ पर 7 से 8 वाली व्यवस्था की बात की जा रही है, तो 7 से 8 वाली व्यवस्था इसी में आएगी, क्योंकि 4 से 10 वाली अवस्था है। तो ये कौन सी है, पूर्व परंपरागत अवस्था। पूर्व परंपरागत अवस्था में दंड आज्ञा और अहंकार की बात होती है, तो यहाँ पर दंड और आज्ञा की बात हो रही है। राइट आंसर 3 होगा। चीजें समझ में आ रही है। सामाजिक व्यवस्था जो होता है उसमें क्या होता है, व्यवस्था बनाए रखना है। ये 4 से लेकर के 10 साल वाला होता है, सॉरी 11 से लेकर के 13 वाला होता है, 11 से 13 वाला। और अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट वाला होता है 13 से लेकर के एबव वाला होता है, ऊपर वाला में। इसमें नियमों को तोड़ा जा सकता है। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और बहुत आसान है। व्यवस्था बनाए रखना किसी भी चीज को, अरे शांति व्यवस्था बनाए रखिए, मतलब कि जो भी चीज है कानून है उसको बनाए रखना, तोड़ना नहीं है किसी कीमत पर, जैसा रूल है उसको फॉलो करना है। और दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, तो सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट को बनाए रखना है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने उल्टा सीधा काम करा तो कॉन्ट्रैक्ट टूट भी सकता है। और सार्वभौमिकता ये लास्ट वाला होता है, जान जोखिम में डाल करके जो भी चीज की जाती है, सेवा करी जाती है, नैतिकता दिखाई जाती है, वो होता है। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो आंसर नंबर थर्ड होगा। 3 अवस्थाएं बताई गई हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो, ठीक है। चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्त, ठीक है। परंपरागत या दूसरी अवस्था है, उत्तर परंपरागत तीसरी अवस्था। अगला प्रश्न, कि जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग होता है। क्रम से याद आ गया, क्रमबद्धता, क्रम कैसे बताया जाता है। जैसे कि आप प्रेयर में गाँव, जैसे कि आप जब स्कूल में थे, तो जब असेंबली होती थी, जब आप स्कूल में थे तो कैसे, पहले छोटे, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े, ऐसे बच्चे लाइन में खड़े होते थे। कैसे, एक क्रम से, बोला जाता था ना क्रम से, एक एक हाथ की दूरी लेकर के खड़े हो जाओ। मतलब कि क्रमबद्धता किस पर प्रयोग की जाती है, एक लंबाई का आधार है, या एक आयाम जैसी चीजें होती हैं। एक आयाम जो कि आपकी सीधे लंबाई पर फोकस करती है। देखिए सिर्फ लंबाई होगा तो एक आयाम, लंबाई और चौड़ाई हो जाएगा तो 2 आयाम, 1D हो जाएगा डायमेंशन, ये 2D हो जाएगा। अब यहाँ पर 2D, और यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और हाइट ऊंचाई हो जाए तो ये 3D हो जाएगा, ठीक है। ऊंचाई जैसे कि आप देखोगे तो ऊंचाई जिसमें आप देखोगे कोई सिनेमा हॉल का 40 कोई भी 3D मूवी देखते हो तो वो मूवी आपको एकदम लगता है कि एकदम सामने मेरे हो रहा है, मतलब एकदम सामने से ऊंचाई भी होती है उसमें, ठीक है। तो ये क्रमबद्धता किस पर डिपेंड करती है, लंबाई पर आधारित एक क्रम है, ठीक है। दूसरों का पर्सपेक्टिव लेने की क्षमता है, ये क्रमबद्धता से, क्रम से कहीं ना कहीं नाता है ही नहीं। और यहाँ पर चिंतन का तो कोई मतलब नहीं है। और स्थान, अपने विद्यालय में स्थानकीय मानचित्रण की क्षमता, ठीक है। ये थोड़ा बहुत लग सकता है कि हाँ मानचित्रण की बात है, क्रम की बात है, हो सकती है, लेकिन यार ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि स्थान जैसे अपने विद्यालय का स्थानकीय मानचित्र करने की क्षमता, ये वाला पॉसिबल नहीं है, ठीक है। राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक है। देख लेते हैं। जी हाँ, राइट नंबर जो होगा वो आंसर नंबर फर्स्ट ही होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, क्रमपत्ता जीन पियाजे के द्वारा दी गई तीसरी अवस्था में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि उम्र होती है 7 से 11 वर्ष। जीन पियाजे के बारे में बात कर ले तो जीन पियाजे जो है उन्होंने किस चीज के बारे में बात करी है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। 4 अवस्थाएं हैं उनकी। पहली है सेंसरी मोटर, जिसको हम लोग बोलते हैं इंद्रिय गामक अवस्था, 0 से लेकर के 2 वर्ष होती है। 0 से 2 वर्ष की अवस्था को शैशव काल भी कहा जाता है, इसको याद रखेंगे, शैशव काल, ठीक है, शैशव काल भी कहा जाता है, ठीक है।
और दूसरी बात करें तो प्री ऑपरेशनल होता है, ऑपरेशन से पहले का प्री ऑपरेशनल होता है, मतलब ऑपरेशन करने से पहले वाली जो अवस्था होती है ये होती है 2 से लेकर के 7। इसमें बच्चे जो है ना दुनिया में जा करके जो तूफान मचाने से पहले की अवस्था होती है, अब सीख रहे होते हैं, एकदम तैयार हो रहे होते हैं, ठीक है, और उसके बाद तूफान मचाएंगे, ठीक है। तो तीसरे नंबर की अवस्था होती है मूर्त अवस्था। अब ये जो अवस्था होती है जिसको कंक्रीट बोला जाता है, ठीक है, कंक्रीट बोला जाता है, इस अवस्था में बच्चों को जो दिखेगा ना उसको लेकर के दिमाग खाएंगे अपने माँ बाप का, अपने समाज के लोगों का, ठीक है। और चौथा जो होता है अमूर्त अवस्था, जो चीजें नहीं दिखेगी ना उसमें भी दिमाग खाएंगे अपने माँ बाप का। तो यहाँ 7 से लेकर के 11 साल तक के बच्चे होते हैं, जो दिखता है वही दिखता है। और 11 से 15 वाली जो अवस्था होती है, 16 या ऊपर वाली अवस्था अमूर्त होती है, जो बच्चे नहीं देखते हैं उसके बारे में बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे। ये 4 स्टेजेस इन्होंने बताई है जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने एक चीज और बताई है कि पहले दिमाग का विकास होता है, फिर उसके बाद भाषा का, ठीक है, फिर भाषा का। और वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, पहले भाषा का विकास होता है फिर दिमाग का, ठीक है। इसको याद रखेंगे, दिमाग मतलब संज्ञान का, ज्ञान का, इस चीज को याद रखेंगे। तो राइट आंसर, आंसर नंबर फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसका आंसर तो पहले लिखा हुआ, बट एक बार देख लो यार, ठीक है। तो 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी को गोले को यदि दबा करके सांप के रूप में परिवर्तित करे तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार इस उसकी सोच के पीछे कौन सा तर्क है। अब इसको लगता है ना कि ये चिकनी मिट्टी है, ठीक है, इसको दबा दिया जाएगा ना तो इस सांप के रूप में बन जाएगी, मतलब कि ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो इसको ऐसा लगता है कि जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच के पीछे कौन सा तर्क है, ठीक है। गोले को दबा करके एक सांप के रूप में परिवर्तित करने से चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है, ये गोला है, ठीक है। ये गोला है किस चीज का, ये गोला है एक मिट्टी का। अब उसने क्या किया ना, इसको बना करके सांप के जैसे बना दिया, और उसको लगता है ना कि ये जो सांप हो गया ना ये अब मिट्टी ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। उसको क्या लगता है ये मिट्टी कम थी, अब ये सांप के जैसे बन गई है ना तो ये मिट्टी ज्यादा है। ये किस चीज के बारे में बात करता है, तो ये बात करता है केंद्रीयता। केंद्रीयता मतलब कि सेंट्राइजेशन, मतलब जिसमें आप कम और ज्यादा में फर्क नहीं कर पाते हैं, आप इसमें कहीं ना कहीं हेलुसिनेशन का शिकार होते हैं। दूसरी बात है जीववाद। इसमें जो बच्चे को क्या लगता है, इसमें बच्चे को ये लगता है 2 से 7 वाले बच्चों में कि हर एक चीज में जो है ना जान होती है। वो अपने गुड्डे के साथ खेलेंगे, उसको भी खाना खिलाएंगे, दूध पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, हर एक चीज। वो अगर बेड से गिर जाएगा तो उसको भी बोलेंगे कि यार इसको चोट लग गई, ठीक है। अब परिकल्पित निगमनात्मक में ये जो अवस्था होती है 11 से ऊपर वाली अवस्था होती है, जिसमें बच्चे जो है कल्पना करने लगते हैं। और यहाँ पर संक्रमण परिमाण इस चीज का तो कहीं ना कहीं पियाजे से कहीं कनेक्शन है ही नहीं। तो ये जो सिस्टम है ना ये पियाजे के क्वेश्चन का है। आंसर नंबर जो होगा इसका सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए आंसर नंबर सेकेंड है। चलिए इसका भी आंसर आ जा रहा है, ठीक है। पता नहीं ये सिस्टम गड़बड़ हो गया, ठीक है, कोई नहीं। लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक संरचना पर आधारित है। तो आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए इसका भी आंसर आ गया। चलिए 10 क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद से हम लोग कल थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सिस्टम से करेंगे। और 300 क्वेश्चन को हम लोगों को कंप्लीट करना है, तो कोशिश करेंगे कि 15 से 17 एपिसोड में कम से कम ये कंप्लीट हो जाए, सेट में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ले वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो उसको निजी संवाद कहा जाता है, ठीक है। पाठ किसको बोलते हैं, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि किसी भी इंसान को, किसी को भी अगर हम कोई भी हेल्प देते हैं, ठीक है, उसको पहाड़ बोला जाता है। जैसे कि आप क्या करते हो, सीटेट का एडमिट कार्ड आपके पास आएगा, फिर सीटेट का सर्टिफिकेट आपको चाहिए, आप पास होना चाहते हैं। इस दौरान आप जो चीजें पढ़ रहे हो, जो चीजें आपको नहीं आती है वो पढ़ रहे हो, उसको सीख रहे हो, उसको बोला जाता है पहाड़, ठीक है। जो चीजें मैं आपको दे रहा हूं ना उसको पहाड़ बोला जाता है। आप मुझसे मान के चलो कुछ चीजें सीख रहे हो तो मैं आपको पहाड़ देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है। चलिए इसमें भी आ गया यार, क्या हो गया ये। चलो ठीक है। एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है, ड्रिल और अभ्यास की ओर जाना, योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव। अब देखिए ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, किसी चीज के अभ्यास पर ज्यादा जोर दोगे ना तो जोड़ देना, अभ्यास अच्छी चीज है लेकिन बहुत ज्यादा जोड़ दोगे तो भी प्रगतिशील नहीं बना पाओगे। किसी को जबरदस्ती नंबर अच्छे आ सकते हैं, प्रगतिशील तो नहीं बना सकते। योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव। अस्थायी अलगाव क्या होता है भाई, अस्थायी भी है और अलगाव भी है। मतलब कि किसी व्यक्ति को योग्यता के आधार पर अलग अलग रख देना है कि ये सेक्शन ए है तेज बच्चे पढ़ेंगे, सेक्शन बी है उनसे थोड़े कम नंबर वाले, सेक्शन सी है उनसे थोड़े कम नंबर वाले। इस तरीके से करोगे तो प्रगतिशील कक्षा का तो बच्चे प्रगतिशील हो सकते हैं लेकिन एक माहौल प्रगतिशील नहीं हो सकता। सहयोगपूर्ण होना चाहिए। अगर कोई बच्चा, एक ऐसा बच्चा है जो चीजों को नहीं सीख पाता है, दूसरा बच्चा जो उसका मित्र है उसको आता है, तो वो चीजों को सिखाए,
ठीक है। पुरस्कार और दंड का जो प्रयोग है बार बार नहीं करना होता, नहीं तो इससे बच्चे ज्यादा नंबर ला सकते हैं एक लालच के तौर पे। अगर वो लालच दोबारा नहीं दोगे तो बच्चे वो नंबर नहीं लेकर के आएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे जिसको हम लोगों ने डिस्कस करा। टारगेट 300 क्वेश्चंस का है, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर पेडागोजी के भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन पेडागोजी के अलग से 300 क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों, मजा आने वाला है। तो यहाँ पर आप देखोगे 300 क्वेश्चन करोगे तो 15 नंबर आपके कहीं नहीं गए, और पेडागोजी के 300 क्वेश्चन अगर करोगे तो सिंपल सी बात है यहाँ के भी 15 नंबर नहीं गए। और हर सब्जेक्ट के पेडागोजी में करवाने वाला हूं, तो कुल मिला जुला के 75 में कम से कम 70 नंबर पेडागोजी में आप लाने वाले हो, इसमें कोई दो राय नहीं। और पेडागोजी का डर मैं खत्म कर दूंगा, इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। बाकी इच्छा आपकी है तो चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मिशन सीटेड पास, ठीक है, 300 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज। मुलाकात अगले वीडियो में, ख्याल रखेंगे अपना। टेक केयर, बाय बाय। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक बच्चे में दूसरे की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता या बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है। तो यहाँ पर देखिए एक बच्चा है, जैसे कि एक बच्चा है, ठीक है, ये दूसरे बच्चे को समझता है, ठीक है, तो समझता है कि इसको क्या चाहिए, ठीक है, तो इस बुद्धि को क्या कहा जाता है। अब देखिए बताया किसने था, गार्डनर ने बताया था इसके बारे में, हावर्ड गार्डनर ने, ये अभी जिंदा ही है। और इनका जो बुद्धि का सिद्धांत था उसको हम बोलते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत। और ये एक अजम्पशन है, बस इन्होंने बस सोचा और उस चीज के बारे में बात करने लगते हैं, ठीक है, जैसे आपने कुछ सोचा और उसके बारे में बात कर रहे हो। अब देखिए इन्होंने 8 तरीके की बुद्धि बताई, उसके बाद मैं आता हूं आंसर पर, ठीक है। इन्होंने 8 तरीके की बुद्धि बताई, 4 तो आपके सामने दिख रहा है। एक स्थानीय है जो स्थान के बारे में जानकारी बताता है, एक अंतरा व्यक्ति मतलब कि जो दूसरों की नियत के बारे में समझ ले। अंतरा मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। अब अंतरराष्ट्रीय क्या होता है, एक देश से दूसरे देश को मिलाकर के अंतरराष्ट्रीय बनता, पूरी दुनिया को मिलाकर। जैसे आप यहां से कहीं और चले गए तो उसको बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय, मतलब कि कहीं किसी दूसरे के अंदर झांकने को अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय मतलब कि दूसरा, अंत मतलब कि खुद का, ठीक है, इंट्रा मतलब कि होता है खुद का, ठीक है। प्रकृति मतलब प्रकृति का ज्ञान हो, जैसे कि किसान हो, जैसे कि आप देखोगे कि जंगल के जो पुलिस होती है उसको भी सारी चीजें पता होती है कि कौन सी आवाज किस तरीके की आ रही है, कौन सी खतरे की आवाज है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो एक प्रकृति का स्थान हो गया, प्रकृति का स्थान 2 हो गए, अंतरा और अंतः ये 2 हो गए, नाचना गाना 2 हो गया, और शब्दों से तर्क किया जाता है 2, 8। तो इन्होंने 8 तरीके की बुद्धि के बारे में बात करी है। एक 9वां जो है बुद्धि ऐड करा गया था, लेकिन वो परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, और ना ही आपको ये जानने की जरूरत है कि 8 है कि 9 है, पूछा इसमें से जाता है। तो 4 तो आपको यहाँ पर दिख गया, प्रकृति का स्थान दिख गया, ठीक है, अंतरा और अंतः दिख गया। 2 होता है, एक गतिज होता है नाचना, और एक गाना संगीतमय, संगीतमय 6 हो गया। और 2 और हैं, 2 और हैं, वो कौन सा है, शाब्दिक, ठीक है, और तार्किक, जिसके अंकीय भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या बनते हैं, इंजीनियर वगैरह बनते हैं, एस्थेटिकल जैसे कि ऑफिसर वगैरह हो गए, या फिर एस्थेटिकल जैसे कि अकाउंटेंट सीए बन गए, ये होते हैं तार्किक वाले, ठीक है। और शाब्दिक मतलब शब्द जैसे कवि हो गए, पत्रकार हो गए, ये तो कितने आसान है ना। 2 हो गया प्रकृति का स्थान, दूसरा हो गया कि अंतर अंतरा, तीसरा हो गया गतिज और संगीत में नाचना गाना, और चौथा हो गया शब्दों से तर्क किया जाता है 8, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि, बात खत्म। राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2, ठीक है, राइट आंसर आंसर नंबर 2 हो जाएगा इसका। ये सारी चीजें हैं, और इनका जो थ्योरी है ये सिर्फ अजम्पशन बेस्ड है, इस चीज को याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस चीज के बारे में बात करती है भाई, मातृभाषा के बारे में बात करती है। ये देखो ये मिला मातृभाषा, ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। शिक्षित होना चाहिए, बिल्कुल। शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक, ये गलत हो गया दोस्त, बाधक नहीं है ये, उस चीज में ना कहीं सपोर्ट करता है आपको। मातृभाषा में अगर आप शिक्षित होगे तो शैक्षिक योग्यता तो बढ़ेगी, प्रौद्योगिकी की उन्नति भी होगी, आपको जॉब वगैरह में या फिर जीवन में आगे बढ़ने में, ऊंचाइयों को छूने में बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी, ठीक है। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा का प्रथम भाषा, ये तो सरासर गलत है। किसी भी भाषा को प्रथम भाषा नहीं बनाया गया है। मातृभाषा जो होगी जिसमें आप सीखना चाहते हो वो आप सीख सकते हो, उसमें आपको कहीं ना कहीं आपको सहूलियत दी जाएगी, लेकिन कोई भी अंग्रेजी, हिंदी या कोई भी भाषा को प्राथमिक भाषा के रूप में यहाँ पर प्राथमिकता नहीं दी जाने वाली है। तीसरा ऑप्शन है कि बाल विद्यालय के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। बिल्कुल, बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ क्या है, बहुभाषी यहाँ पर बात की गई है। बहुभाषी में क्या हो सकता है, आप हिंदी भी जानते हो, अपनी लैंग्वेज भी जानते हो, जैसे कि आपकी, मेरी तो मान लो भोजपुरी हुई, ठीक है, मैं इस चीज को जानता हूँ, हिंदी हो गई, आपकी भी कुछ होगी मदर टंग, उसके बाद आप इंग्लिश भी जानते हो, ठीक है। तो इन सभी भाषाओं को सीखने के क्या लाभ हैं, बहुत सारे लाभ हैं।
जब अपने गांव में जाओगे तो भोजपुरी में बात करो, वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत नॉलेजेबल हैं लेकिन भोजपुरी भाषा में बात करते हैं, तो उनसे उस ज्ञान को लो। हिंदी में कुछ नॉवेल हैं, कुछ किताबें हैं, उसको पढ़िए, हिंदी में मूवीज देखिए, उससे आपका दिमाग डेवलप होगा। इंग्लिश में बहुत सारे नॉवेल हैं, बहुत सारी किताबें हैं, और इंग्लिश तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं इनसे प्रश्न, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी जानना, इसको भी जानना, इसको भी जानना, बहुत ज्यादा लाभ होता है। इससे क्या होगा कि तीनों तरीके की भाषाओं से तीन तरीके के ज्ञान और अपना दिमाग को डेवलप कर सकते हैं, और बहुत बड़े लेवल पे। अगर आपको सिर्फ अंग्रेजी आती है और हिंदी नहीं आती, गांव में जाके बोलोगे कि 72 हुआ, 52 हुआ, तो सारे हंसेंगे और पीठ पीछे आपका मजाक भी बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप शहरों में आकर के 72 42 बोलोगे तो फिर शहरों में भी मजाक बनाएंगे। तो इसीलिए आपको 72 भी पता होना चाहिए और 72 भी पता होना चाहिए, ठीक है। और मातृभाषा तो आप सबकी अपनी अपनी होती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको यहाँ पर बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, और इससे आप अलग अलग तरीके के लाभ ले सकते हैं। और सबसे बड़ी तौर पर आपका दिमाग जो है ज्यादा डेवलप होता है, क्योंकि ज्यादा तरीके के लोगों से मिलोगे तो ज्यादा तरीके का दिमाग डेवलप होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे द्विभाषीय उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है, ये गलत हो गया। राइट आंसर है आंसर नंबर सी। आई होप चीजें समझ में आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब चाहे तो कर सकते हैं, वैसे बोलता नहीं हूं बट इच्छा है आपकी, करना चाहे तो कर सकते हैं। मेरा कर्म है, मैं अपना कर्म कर रहा हूं, आपका कर्म है पढ़ने का, आप चाहे तो सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जेंडर भूमिका क्या है? अधिग्रहित है, अधिग्रहित की जाती है समाज में, बिल्कुल समाज में अधिग्रहित की जाती है। जन्मजात होती है, जैविक अनुवांशिक, ये देखो तीनों अलग नहीं लग रहा है। जन्मजात मतलब जन्म से रिलेटेड है, अनुवांशिकी भी जन्म से रिलेटेड, जैविक मतलब कि जन्म से रिलेटेड है ही। तो सिंपल सी बात है, जेंडर भूमिका अधिग्रहित होगा, समाज से इसको ग्रहण किया जाता है। समाज से कैसे ग्रहण किया जाता है आप इसको देख लीजिए। समाज में कैसे ग्रहण किया जाता है, समाज को सांस्कृतिक मानदंडों और परंपराओं के अनुसार एक पुरुष हो या महिला, लड़की या लड़की के लिए उपयुक्त कार्य प्रदान कर दी जाती है। तो अधिग्रहण व्यवहार किया होता है इसी चीज के बारे में, जैसे कि लड़कियों को ना घर के काम करने हैं, घरेलू काम करने हैं, ठीक है। और आदमी को क्या करना है, पुरुषों का क्या करना है, बाहर जाकर के काम करना है, ठीक है, बाहर जाकर के काम करना है, ठीक है। अब इसी चीज के काम को बांट दिया गया और इस चीज में अब सुधार नहीं होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे होते हैं पुरुष जो कि अपनी मनमानी चलाने का कार्य करते हैं कि हम तुझे पाल रहे हैं, हम तुझे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो तू मेरी बात सुन, ऐसे करके रहना है, वैसे करके रहना है, जिसकी वजह से एजुकेशन बहुत मस्ट हो गया और वो महिलाएं भी बाहर निकल के अपने कंधे से कंधे मिला करके चीजों को करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। जो उनके कैपेसिटी के हिसाब से है वो सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि खाना बनाना माँ के साथ घर में रहकर कढ़ाई सिलाई करने का कार्य प्रेरित करती है तथा लड़कों को वर्चस्व प्रदान देती है। तो ये जो देखो सिंपल सी बात है कि जो समाज है ना वो लड़कों को पुरुष प्रधान समाज है, वर्चस्व जो है लड़कों का है। लेकिन यहाँ पर देखोगे कि जो महिलाएं हैं वो भी अब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है लैंगिक जो भेदभाव होता है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीजों को समझना, कि लड़का समाज में जो है ये कर सकता है, लड़कियां नहीं कर सकती। ये सारी चीजें कौन देता है? समाज। और ये एक व्यवहार है जो आपके दादा परदादा परदादा से आपको ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। आंसर नंबर फर्स्ट जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया है। अब बाल विकास की प्रक्रिया क्या है? अब बाल के विकास मतलब बालक का विकास जो होगा वो कैसे होगा? बालक कौन? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनका विकास कैसे होता है? सभी बच्चों के लिए एक समान? ओ माय गॉड, ऐसा हो ही नहीं सकता। सभी बच्चों के लिए एक समान हो ही नहीं सकता। हर बच्चा अलग अलग तरीके से होता है, हर एक बच्चे का डेवलपमेंट अलग तरीके से। कोई बच्चा जल्दी बोलता है, कोई लेट से बोलता है, किसी की हाइट बचपन में ज्यादा होती है, बाद में नहीं बढ़ती है, किसी की बचपन में कम होती है फिर बढ़ जाती है, कोई ज्यादा सिगरेट सीख लेता है बाद में सिगरेट पीने लगता है, कोई नहीं सीखता है बाद में सुधर जाता है। अलग अलग तरीके का डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है, बिल्कुल गलत हो गया। बहुआयामी है, बहुआयामी है और विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं, बिल्कुल फैक्ट है। देखो विकास जो है ना बहुआयामी एक है। जैसे कि आप देखोगे तो विकास में ना आप देखो तो पहले किसी भी तरीके से आप देख लो विकास को, विकास में आप देखो शारीरिक रचना भी होती है, साथ में मानसिक रचना भी होती है, फिर संज्ञानात्मक आपका यहाँ पर देखोगे कि शारीरिक हो गया, ठीक है, शारीरिक होता है, शारीरिक मानसिक होता है, ठीक है ना, शारीरिक होता है, मानसिक होता है, और कई तरीके की यहाँ पर रचनाएं होती हैं जो शरीर के साथ साथ चलती हैं। तो इसीलिए इसको बोला जाता है बहुआयामी। अगर आपका सिर्फ शरीर बढ़ गया, मन नहीं बढ़ा, दिमाग नहीं बढ़ा तो बेकार है। मन बढ़ गया, शरीर नहीं बढ़ा तो भी बेकार है, ठीक है। इंसान हो तो कम से कम एक प्रोफेशनली एवरेज हाइट तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को समझ लीजिए। पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, ये गलत हो गया।
यद्यपि विकास के लिए एक दिशात्मक होता है, नहीं, ऐसा नहीं है, विकास एक दिशात्मक नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, वातावरण के द्वारा भी इस चीज का विकास से बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। चलिए आंसर नंबर जो हो जाएगा, आंसर नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। शरीर जो है वो जब बच्चों का विकास होता है ना, वो शारीरिक, मानसिक और वातावरण तीनों से मिलकर के बनता है, ठीक है। अगर शरीर है, मानसिक है, वातावरण नहीं है तो भी बच्चा बेकार है, ठीक है। यहाँ पर वातावरण लिख देता हूं मैं, कई बारी चीजें दिमाग में नहीं आती हैं, ठीक है। चलिए 15वां क्वेश्चन है कि विकास का जो है स्पेस सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का, एक सेकंड, यहाँ पर क्या है, गामक कौशलों का जूम करना पड़ेगा, विकास, ओके। गामक कौशलों का विकास जो है शरीर के मध्य से आरंभ होकर के शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है, ठीक है। अब शरीर के मध्य से आरंभ होकर के घुमावदार क्या होता है, स्पाइरल। बच्चों के अंदर जो डेवलपमेंट होता है ना वो ऐसे होता है, कभी लगेगा वाह बच्चा तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, फिर पता चलेगा यार बच्चे के अंदर ग्रोथ हो ही नहीं रही है, फिर बच्चा अरे बढ़िया काम कर रहा है, फिर ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इसी तरीके से विकास चलता है, ठीक है। आपका शरीर भी देखोगे, कभी पतले हो जाओगे, कभी मोटे हो जाओगे, कभी पतले हो जाओगे, कभी मोटे हो जाओगे। स्पेसिफिक विशिष्टता यहाँ पर ये चीज भी नहीं है, ठीक है भैया, विशिष्टता की कोई बात ही नहीं है। अगर मध्य से आरंभ होकर के शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है तो उसको प्रॉक्सिमोडिस्टल कहा जाता है, और जब शीर्ष से आता है, सिर से आता है पैर की तरफ, उसको शीर्षगामी कहा जाता है। सिर से शीर्ष याद रख लेंगे, प्रॉक्सिमोडिस्टल, आप इसको, बड़ा आसान है याद रखना। इससे क्या होता है कि पहले हाथों को चलाना स्टार्ट करता है, हाथ जो है शरीर के एकदम करीब है ना, आप देखोगे ये हाथ है, अब इसका गर्दन ये बना देता हूं मैं, ठीक है, ये गर्दन है, ये धड़ हो गया, ठीक है, ये है दादाजी। अब ये देखो, ये हाथ जो है ना, ये हाथ है, कैसे हाथ बने, हाथ ऐसे बना दिया, अच्छा ये चलो उंगलियां बन गई। अब ये जो हाथ है ना, ये पहले चलाना स्टार्ट करता है, तो शरीर से करीब है कि नहीं हाथ, उसके बाद उंगलियां जो है ना वो सबसे दूर हैं, तो ये लेट में चलना स्टार्ट होता है, इसलिए बोला जाता है केंद्र से बाहर की तरफ, ठीक है। तो मध्य से होकर के शरीर के सिरों की ओर जाता है, उसको बोला जाता है प्रॉक्सिमो डिस्टल, ठीक है। दूसरे सिरों की ओर जाता है, उसको बोला जाता है प्रॉक्सिमो डिस्टल, या फिर सर की तरफ जाए। जैसे कि आप देखो यहाँ पर सेंटर है, ठीक है, अब सेंटर से सर की तरफ जाता है, चाहे हाथ की तरफ जाता है, चाहे पैर की तरफ जाता है, लेकिन सेंटर से जाता है, उसको प्रॉक्सिमो डिस्टल कहा जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर यहाँ पर सर से लेकर के सिर्फ पैर तक जाए, ठीक है, सर से लेकर के सिर्फ पैर तक जाए, तो इसको बोला जाता है शीर्षगामी, ठीक है। चलिए आंसर नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा दोस्त, ठीक है, कहीं है आंसर, आंसर नंबर 3 जो होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशील वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, ठीक है। तो सक्रिय रूप से कौन से खेल में भाग लिया जाता है दोस्त, यहाँ पर देखेंगे शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था में दो चीजें हैं, उसको समझ लीजिए। शैशवावस्था का जो एज होता है 0 से लेकर के 5 वर्ष, लेकिन कई बार 0 से लेकर के 2 वर्ष को शैशव काल कहा जाता है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है, शैशव काल। अब जब 0 से 2 वर्ष नहीं होगा शैशव काल, तो 0 से 5 वर्ष मारेंगे, इस चीज को भी याद रखेंगे। और शैशव काल का समय अगर पूछ ले कि 0 से 2, 0 से 5, अगर 0 से 2 है तो आंसर नंबर ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर शैशवावस्था हो गया, यहाँ पर तो बच्चे कल्पनाशील वाले खेल में भाग सक्रिय रूप से नहीं लेते हैं। रीजन मैं बता देता हूँ, शैशवावस्था 0 से स्टार्ट होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब प्रारंभिक बाल्यावस्था कहाँ से होता है, 2 से लेकर के 6 वर्ष तक। अब छठवां वर्ष जो है 2 से 6 वर्ष, इसमें बच्चे जो है सक्रिय रूप से खेल में भाग लेना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एक होता है मध्य बाल्यावस्था 6 से लेकर के 9, और एक होता है उत्तर बाल्यावस्था 9 से लेकर के 12। तो ये है आपका प्रारंभिक, जिसको पूर्व बाल्यावस्था बोला जाता है, ये है मध्य बाल्यावस्था, और ये है उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसको संचय काल भी कहा जाता है, इसको परिपाक काल भी कहा जाता है, परिपाक काल, ठीक है। इसमें बच्चे जो है 9 से 12 में एकदम जितनी भी बॉडी की स्ट्रक्चर है, जितना भी बॉडी बन चुका होता है, उसमें अब थोड़ा सा ना स्थिरता आने लगती है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप देखो कि थोड़ा सा परिपक्वता आ जाती है, और यहाँ पर बहुत सारी चीज नॉलेज को इकट्ठा की जाती है, संचय की जाती है, संचित की जाती है, और उन नॉलेज को यहाँ पर परिपक्व बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप इतने सारा मिट्टी लेकर के आए, बहुत सारा मिट्टी लेकर के आए, अब मिट्टी ही भरते थोड़ी रहोगे, अब इस मिट्टी को बिठाना भी होता है, ठीक है। तो इस मिट्टी को टाइट कर दी जाती है, मतलब परिपक्व बना दिया जाता है, क्योंकि अब इसके बाद क्या आने वाला है, इसके बाद आने वाला है तूफान।
अब मिट्टी अगर ऐसे ही रहेगी, अगर उसको स्थिर नहीं किया जाए तो तूफान आएगा और तूफान सब कुछ उड़ा ले जाएगा। क्यों? क्योंकि तूफान की अवस्था, किशोरावस्था 12 साल के बाद स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 9 से 12 इसलिए परिपाक काल कहा जाता है। राइट आंसर होगा आंसर नंबर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर कल्पनाशीलता वाले खेल में बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। कल्पनाशीलता मतलब कल्पना करने वाले खेल। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे 9 से 12 वाले थोड़े ऐसे खेल खेलते हैं जो कि कल्पनाशील ना हो, जैसे कि क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, ऐसे ऐसे खेल खेलते हैं जिसमें दिमाग ना लगाना पड़े। ठीक है, अब उसके बाद किशोरावस्था, ये तो बहुत कुछ खेल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला राइट आंसर नहीं है, आंसर नंबर सेकेंड है। ठीक है, सक्रिय रूप से भाग की बात हो रही है, आंसर नंबर सेकेंड राइट आंसर। चलिए एक और है प्रश्न, बहुत अच्छा है। रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं, वह देखती है कि पेंसिल क पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ख जो है ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि पेंसिल क जो है ग से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिया है, उन्होंने इस चीज के बारे में बताई है। क्या बताई है? जीन पियाजे ने बताया है कि 4 तरीके की अवस्था होती है, फटाफट बता देते हैं। एक होता है सेंसरी मोटर 0 से लेकर के 2 वर्ष, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पर प्री ऑपरेशनल 2 से लेकर के 7 वर्ष। फिर यहाँ पर होता है कंक्रीट कंक्रीट, ठीक है, ये होता है 7 से लेकर के 11। एक होता है फॉर्मल, जिसको हम औपचारिक बोलते हैं, अमूर्त भी बोलते हैं, कंक्रीट को मूर्त बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है कि एक पेंसिल है, पेंसिल क है, अब इसको पेंसिल बना देता हूं मैं, ये पेंसिल क है, पेंसिल क जो है वो ख से बड़ी है। पेंसिल ख से, ये पेंसिल ख है, ठीक है, पेंसिल ख है, ये पेंसिल क है और ये पेंसिल ख है। और पेंसिल ख पेंसिल ग से बड़ी है, पेंसिल ख जो है पेंसिल ग से बड़ी है। और एक ये पेंसिल हो गई, ठीक है, ये है पेंसिल ग। ठीक है, तो वह जीन पियाजे की संज्ञानात्मक ग से बड़ी है। तो जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क जो है ग से बड़ी है। अब देखो क से ख छोटी है, जैसे कि ख से क बड़ा है और ख जो है ग से बड़ा है, तो उसने निकाला, किसने? रुचि ने निकाला, ये निष्कर्ष निकाला कि जो क है ना ये ग से बड़ा है। ठीक है, अब तो सिंपल सी बात है, आपको भी लिख रहा है कि ये पेंसिल है और ये भी पेंसिल है। ठीक है, ये पेंसिल दिख रहा है आपको, तो ये तो ज्यादा बड़ा दिख रहा है और ग से भी बड़ा दिख रहा है, क्योंकि ये भी छोटा है, इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, तो ग जो है क से छोटा है। तो ये किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाता है? तो ये जो दर्शाता है वो होता है ट्रांजिटिव थॉट्स। सीरिएशन मतलब क्या होता है? सीरिएशन मतलब ये होता है कि सीरियल वाइज चीजों को लगाना, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। अब इसी में से बताएं कि ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव थॉट्स। संरक्षण ये होता है कम ज्यादा में फर्क ना कर पाना, उसको संरक्षण बोला जाता है। ठीक है, कम ज्यादा में फर्क कर पाना। अब लैक ऑफ कन्वर्जेशन कंजर्वेशन मतलब कि उसको नहीं पता है कि ये, जैसे कि ये पानी है, इसमें पानी है, ये इसके जैसा ही दूसरा घड़ा है सेम बराबर का, लेकिन इसको लंबे एक सुराही में या फिर ट्यूब में भर दिया जाए और इसको ऐसे ही रखा जाए, तो उसे लगेगा इसमें ज्यादा पानी है, मतलब कि उसके अंदर लैक ऑफ कंजर्वेशन है, संरक्षण की कमी है। लेकिन अगर संरक्षण की कमी नहीं है तो बोलेगा कि पानी तो ऑलमोस्ट इसमें बराबर थे, इसमें भी बराबर ही है। क्यों? क्योंकि वो संरक्षण को समझ चुका है। ठीक है, और ये निगमनात्मक तर्क जो होता है किशोरावस्था का होता है, तो यहाँ पर इस चीज को लेकर के कोई भी निगमनात्मक तर्क की बात नहीं है। सिर्फ इतना याद रखो, क से ग बड़ा है, ये किसमें होता है? सकर्मक अनुमान के बारे में। ये कर्म जो है सकर्मक जो है, अनुमान एक लगाया कि जब ख छोटा है, ख जो है क से छोटा है और ग जो है ख से छोटा है, तो जाहिर सी बात है ग जो है क से भी छोटा होगा। ये एक अनुमान लगाने वाली बात थी और राइट आंसर हो गया आंसर नंबर 3। चलिए बहुत ज्यादा लंबा वीडियो होता जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, चीजों को सीखना है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने योग्य है? मैंने आपको बताया 4 अवस्थाएं होती हैं। उन 4 अवस्था में जो रिवर्सिबिलिटी होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ए से लेकर के जेड तक सीख लिया आपने। कौन सी एज में? पहले तो 0 से 2 वर्ष होता है सेंसरी मोटर, फिर दूसरा होता है प्री ऑपरेशनल 2 से लेकर के 7। अब इसमें क्या होता है, 2 से लेकर 7 में ए से लेकर जेड तक सीख तो लेते हो, लेकिन जेड से ए नहीं कर पाते भाई। फिर एक आता है 7 से 11 वाला, जिसको हम बोलते हैं कंक्रीट, जिसको हम बोलते हैं मूर्त। ये क्या करता है ना, जेड से लेकर के ए भी बता देता है कि जेड वाई डब्ल्यू एक्स जेड डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तब वो बता देगा जेड वाई एक्स डब्ल्यू। ठीक है, अब हम भी, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बता सकते, आप भी नहीं बता सकते, लेकिन सोचना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट सोच के बता तो दोगे। लेकिन ये 2 से 7 वाले बच्चे सोच के भी नहीं बता पाते। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है कि मूर्त संक्रियात्मक में क्या होता है, मूर्त जो चीजें दिखती हैं ये होगा राइट आंसर। ये जो होता है चिंतन वाला, अमूर्त वाला, प्रतिज्ञापन चिंतन, ये तो चिंतन वाले सारे जो होते हैं वो अमूर्त के हैं।
तो राइट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन को अगर आप एक बार पूरा पढ़ लोगे ना तो आपको इसके आंसर जरूर मिल जाएंगे किसी भी क्वेश्चन के। ये बहुत आसान टेक्निक है सीटेट को निकालने की, ठीक है। पहले एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ना होता है। निम्न में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? तो सिंपल सी बात है, नैतिक विकास के सिद्धांत पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, अपारंपरिक नाम का कोई भी सिद्धांत नहीं दिया। कोहलबर्ग ने कितने सिद्धांत दिए हैं? एक सिद्धांत दिया नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसमें नैतिकता के बारे में बात करते हैं। उन्होंने 3 तरीके के स्टेजेस बताए। पहला पूर्व पारंपरिक जो 4 से लेकर के 10 होता है, दूसरा होता है पारंपरिक जो कि 10 से लेकर के 13 होता है, और चौथा है तीसरा है आपका 13 से लेकर के एबव ऊपर तक के लिए। इसमें भी 2 उन्होंने चरण बताया, एक दंड और पुरस्कार, दंड और आज्ञा का, इसमें बताया अहंकार का, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें भी 2 बताएं, ये जैसे कि लेबल है, लेबल में भी 2 पार्ट बताए हैं इन्होंने। अब इसमें भी 2 बताया था उन्होंने, एक बताया था गुड बॉय गुड गर्ल, ठीक है, और यहां पर सोशल, सोशल क्या था ये, सोशल व्यवस्था को क्या बोलते हैं यार, सोशल अरेंजमेंट कर लो यार, सोशल व्यवस्था की बात की गई थी। जैसे कि कभी भी कोई भी सोशल में जैसे भी जो भी चीजें होंगी, जो भी रूल रेगुलेशन होंगे, वो सारी चीजें मानी जाएगी। तो ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था गुड बॉय गुड गर्ल, ये चौथा था। पांचवे में बात करें सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर सोशल सोसाइटी में कुछ भी ऐसा हो रहा है जो कि समाज के लिए अच्छा नहीं है, जैसे रेड लाइट को तोड़ देना जब किसी की जान को खतरा हो, तो वो जो होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में होता है, और कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी तोड़ा जा सकता है। इसीलिए सोशल में, सोसाइटी में अगर कोई भी ऐसी चीज है जो अनैतिक है, जो कि गलत है, रूढ़िवादिता है जो चली आ रही है, जैसे औरतों के घर के बस रोटियां ही बेलनी है, ऐसा है तो उसको तोड़ो और नई चीजों को लेकर के आओ, क्योंकि समय चेंज हो रहा है तो उन सभी चीजों को भी चेंज करना है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में चीजें जो खराब है उसको समाज में चेंज कर दिया जाता है। और छठवा होता है यूनिवर्सल, जिसमें सार्वभौमिकता, जिसमें अगर आपको लगता है कि इस चीज से हमारा देश की रक्षा हो सकती है, जैसे ये नैतिकता किसके अंदर होती है, हमारे जवानों के अंदर होती है जो बॉर्डर पे होते हैं। वो क्या करते हैं, अगर युद्ध हुआ तो अपनी जान की परवाह किए बिना हम लोगों को बचाने के लिए, कि हमारे ऊपर कब्जा ना हो जाए, हमारे ऊपर कोई रूल ना कर ले, वो अपनी जान की कुर्बानी भी दे देते हैं। ये वाले जो नैतिकता है सबके अंदर नहीं होती है, ठीक है। लोगों से 2 रुपए 4 रुपए तो जेब से निकलते नहीं है। लोग तो लाइक तक नहीं करते हैं दोस्त, और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं कि लाइक करेंगे तो पैसा कमा लेगा, सब्सक्राइब करेंगे तो ये पॉपुलर हो जाएगा। होता है ये सारी चीजें, लेकिन ये नैतिकता जिसके अंदर होती है ना, वो सबके लिए सोचता है, भले कुछ भी हो जाए वो सबके लिए अच्छी चीजें ही सोचता है। वो होता है यूनिवर्सल, ठीक है। वो 6 लेवल का नैतिकता इन्होंने बताया था कि हर एक इंसान के अंदर नहीं हो सकती, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर 2। चीजें समझ में आई? चलिए अगला देखेंगे। एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावाद सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है, उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? ठीक है, अब मैं अगर आपको कहता हूं कि कुछ हम लोग ऐसा काम करते हैं जिसमें सामाजिक संरचना सिद्धांत को भी यहां पर शामिल कर लिया जाए, तो क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए? देखिए, सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, सामाजिक संदर्भों पर मतलब समाज को लेकर के जो शिक्षण अधिगम है उस चीज की अभिकल्पना करना, ठीक है। विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन, दूसरा है गहन अवलोकन करना। अवलोकन करना बहुत अच्छी चीज है। अगर मान लीजिए आपका लड़का है या फिर आपके घर में कोई आपके भतीजा भतीजी हैं, उसकी आप अवलोकन करते हैं, देखते हैं कि वो डेवलप कैसे कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो वैसे ही जब आप टीचर बनेंगे, अपने विद्यार्थियों को अवलोकित करेंगे ना कि ये बच्चा जो है किस तरीके से सीखता है, कहाँ कमी रह गई, तो इससे बच्चे का विकास होगा। अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षणों का, यहाँ पर देखिए मानकीकृत परीक्षाओं की बात की जा रही है। स्टैंडर्ड बहुत गलत बात है, स्टैंडर्डाइजेशन फिक्स नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि एक पिताजी हैं, ये पिताजी हैं किसी के, और इनके 2 बच्चे हैं नन्हे नन्हे से, ठीक है, 2 बच्चे हैं नन्हे नन्हे से। अब एक बन गया डॉक्टर, तो अब बार बार कहेंगे देख तेरा बड़ा भाई डॉक्टर बन गया, तू नालायक रह गया, तू नालायक रह गया, उसके जैसे पढ़। वो 10-10 घंटे पढ़ता था, 12-12 घंटे पढ़ता था। मतलब कि एक बेटे ने कुछ किया तो स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि तू भी ऐसा कर। बहुत गलत बात है। हर एक बच्चा अलग अलग होता है। उस बच्चे से पूछिए उसको क्या करना है, क्या कर सकता है। अगर कुछ नहीं कर सकता तो दुनिया में आया है तो उसको जीने तो दो यार, जरूरी थोड़ी हर इंसान कुछ करेगा ही। इस चीज को तो कोई समझता ही नहीं है। अगर वो कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन देखो अगर पृथ्वी पे है तो कोई ना कोई चीज उसके काम की है, तभी वो पृथ्वी पर है। और हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करेगा और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं काम आता है। तो इसलिए किसी को यूजलेस मत समझो यार कि वो डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बन गया तो क्या हो गया, आप बुढ़ा जाओगे, आपकी जो स्थिति हो जाएगी बुढ़े होने के बाद, क्या वो डॉक्टर बच्चा आकर के आपकी मदद कर सकता है? किसी चीज की गारंटी नहीं है। लेकिन माँ बाप यही कहते हैं कि हम बच्चों की भलाई के लिए ये चीज को कहते हैं।
लेकिन भलाई के लिए कहना, लेकिन इस तरीके से टॉर्चर करना, क्योंकि जीवन के जो अच्छे पल है ना, ये लेकर के 20 से लेकर के 30-35 साल तक ही होते हैं, और इसको भी टेंशन में गुजार दिया तो क्या जिया जिंदगी यार। जिंदगी को एंजॉय करना सीखिए, कब कुछ भी हो सकता है ये किसी को नहीं पता है, इसीलिए मानकीकृत परीक्षाओं से बिल्कुल बचिए और वो सारी चीजें कीजिए जो प्रैक्टिकल हो, आवश्यकता के अनुसार उन्हें पाड़ दीजिए। पाड़ मतलब कि स्कैप फोल्डिंग, मैंने आपको बता चुका हूं पहले भी, कि बताया मैंने आपको पहले भी कि स्कैप फोल्डिंग क्या होता है। जब कोई चीज आप करते हो, यहां पर आप कोई चीज कर सकते हो, जैसे आप 2 ईंटा उठा सकते हो, ठीक है, आप 2 ईंटा उठा सकते हो, आपके पापा ने बोला कि मुझे 4 ईंटा लेकर के आ, जल्दी लेकर के आ 4 ईंटे, ठीक है, 2 ईंटा उठा रहा है, 4 ईंटे जल्दी लेकर के आ। अब 2 ईंटा आप उठा सकते हो, 4 उठाना है, 2 नहीं उठ पाएगा आपसे, तो आपने क्या कहा, दोस्त आजा जल्दी फटाफट, 4 ईंटे लेकर के जाने हैं, तो 4 ईंटे आपने उठा लिए। थोड़ी सी मदद किसने कर दी, आपके दोस्त ने कर दी। तो जो थोड़ी सी मदद आपके दोस्त ने करी ना, वो क्या दिया आपको, पहाड़। तो जब भी कोई भी थोड़ी सी आपको मदद दे देता है तो उसको पहाड़ कहा जाता है। तो आवश्यकता है के हिसाब से किसी को पहाड़ दे देना बहुत अच्छी बात होती है। तो आप भी, आपको कभी लगे कि किसी इंसान को पहाड़ देना चाहिए, किसी इंसान को हेल्प करनी चाहिए, तो वो कर देना चाहिए, अगर आपकी कैपेबिलिटी है तो। इससे मना नहीं करना चाहिए, ये नैतिकता है, इस चीज को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और समाज में जो है ना, इन सभी चीजों को लेकर के एक समाज बनता है। चलिए, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3 जो होगा ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से मुलाकात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है। तो यहाँ पर देखिएगा, लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में सहकर्मी सहयोगिता, बिल्कुल ठीक है। सहकर्मी मतलब कि क्या है, मतलब कि आपके साथ काम करने वाला। अब 2-3 लोग मिलते हैं तभी तो समाज बनता है। और वाइगोत्स्की किसके बारे में बात करते हैं, समाज के बारे में। सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप, बच्चे आंसर नंबर सेकंड करके चले आते हैं, ये तो गलत है, सरासर अहस्तक्षेप है ना। जैसे कि मैंने आपके संस्कृति उपकरणों में हस्तक्षेप किया, मतलब कि मैं जैसे कि आपकी संस्कृति क्या है, आपकी संस्कृति है कि आपके घर में ना महिलाएं जो है वो बाहर नहीं जा सकती, मैं हस्तक्षेप करता हूँ। हस्तक्षेप क्या करता हूँ कि यार देखो, महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। मान के चलो कि आपकी सिस्टर है, वो घर में दबा करके रखी जाए, उसको बोला जाए तू खाना ही बनाएगी और उसको मारा पीटा जाए, तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसने तो एजुकेशन ली ही नहीं और वो कुछ करना जानती नहीं। 40-45 की एज में क्या करेगी वो, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज को समझिए और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, ताकि जो आपकी सिस्टर है, आपके घर की महिलाएं हैं, वो चीजों को सुधारें, ठीक है। आने वाली जनरेशन जो है परिपक्व हो जाए। तो यहां पर कुछ चीजों को सीखा और आगे यहां पर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो क्यों कर दिया, क्योंकि हस्तक्षेप करना अलाउ था। अब ये बोले ना कि तू अपने घर की बात ना अपने घर के पास रखा कर, मेरे से मत बोला कर, ठीक है। मुझे पता है मेरे घर की औरतों को किस तरीके से रखना है, किस तरीके से नहीं रखना है, ठीक है। तो जब हस्तक्षेप होगा तो यहाँ की गुड इंफॉर्मेशन जो है, जो अच्छी इंफॉर्मेशन है, यहाँ तो आ ही नहीं सकती। तो सिंपल सी बात है, ये वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता ना। जब भी कोई हस्तक्षेप करोगे तभी तो जाकर के आप एक दूसरे के सांस्कृतिक उपकरणों को ले पाओगे और दे पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर याद करके क्या याद कर सकते हो यार, कुछ नहीं। और गैर संदर्भित मतलब होता है वो संदर्भ, मतलब कि जिसमें कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। मैं यूपी टेट का कोर्स सीटेट में पढ़ाने लगूं, शिक्षक भर्ती का कोर्स में सीटेट में पढ़ाने लगूं, वो गैर संदर्भित कहा जाता है, ठीक है। डिकॉन्टेक्सचुअलाइज्ड करिकुलम, ठीक है। ये इतना बड़ा सेंटेंस है, किसी को बोलने में भी टाइम लग सकता है, ठीक है। राइट आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट। यहाँ पर एक दूसरे से बच्चे सीखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए। आप एक प्रगतिवादी कक्षा क्या होती है, जिसमें हर एक बच्चा जो है एक जीनियस होता है। क्यों जीनियस होता है, कि वो अपने कार्यों को पूरा करता है, हर तरीके से दिमागी तौर पे, शारीरिक तौर पर बहुत अच्छा होता है, हर एक एक्टिविटी में भाग लेता है। इसको भी याद रखिएगा, हर एक एक्टिविटी में भाग लेता है। अब क्यों भाग लेता है, क्योंकि प्रगतिवादी कक्षा में एक दूसरे के साथ मिल करके बहुत सारे अनुभवों को शेयर किया जाता है, तब जाके प्रगतिवादी कक्षा बनती है। जैसे कि इस क्लास में ना 30 बच्चे हैं, अब 30 एक दूसरे से जल रहे हैं और पीछे वाले बच्चे जो है अपने आप को गुंडा समझ रहे हैं कि हाँ भाई इधर आ इधर आ, इस तरीके की बातें होती थी, ठीक है। तो मान के चलो कि पीछे वाले अपने आप को गुंडा समझते हैं, तो कैसे प्रगतिवादी कक्षा होगी। आगे वाले जो बच्चे होंगे पीछे वाले से बात नहीं करेंगे, पीछे वाले जो है अपने आप को तानाशाह समझेंगे, तो प्रगतिवादी कक्षा हो ही नहीं सकती। यहां पर क्या होता है, प्रगतिवादी कक्षा में हर एक व्यक्ति जो है, हर एक छात्र जो है अपने आप को सपोर्ट करता है, दूसरों को सपोर्ट करता है। अब देखो, कठोर नियंत्रण की बात की जाएगी। कठोर नियंत्रण क्या होता है यार, किसी कक्षा में कठोर नियंत्रण कर दिया जाए तो बच्चे सीखेंगे नहीं। आपको बोल दिया जाए अभी बिल्कुल खांसना नहीं है, चुपचाप बैठे रहो, आपको खांसी तभी आ जाएगी, ठीक है। अधिगम केवल कक्षा में होता है ऐसा नहीं है। माँ बाप क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं क्या, केवल कक्षा में अधिगम नहीं होता है, ठीक है। घर में भी होता है, समाज में भी होता है, बहुत तरीके के अधिगम है। सिर्फ कक्षा में आप चीजों को पढ़ते हैं, एजुकेट सीखते हैं, नैतिकता सीखते हैं, चीजों को अप्लाई करने के कुछ कानून सीखते हैं,
और बाहर उसको अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखा आपने क्लास में पढ़ा दिया गया मछली जल की रानी है। अब मछली जल की रानी आपने सिर्फ क्लास में पढ़ा, किताबों में देखा, लेकिन प्रैक्टिकल में जब आप तालाब में जाओगे तो वहां पर मछली को देखोगे कि रानी यही है, क्योंकि हम तो 1 सेकंड 2 सेकंड 5 से 10 सेकंड से ज्यादा जल के अंदर रह ही नहीं सकते। ठीक है, जैसे शेर का राजा कौन सा है, जंगल का राजा कौन है, शेर। मछली की रानी कौन है, अरे यार जल की रानी कौन है, मछली। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, सिर्फ कक्षा में आपको कानून बताए जाते हैं कि क्या करना है, बाकी रियल लाइफ में आपको कहीं ना कहीं आप देखोगे तो प्रैक्टिकल करना पड़ता है, तब जाके आगे बढ़ते हो। तो ये भी तो आंसर नहीं होगा। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। बिल्कुल फैक्ट है, हर एक छात्र जो है अपना अपना अनुभव लाता है, एक दूसरे के साथ शेयर करता है, और यही अनुभव जो होते हैं इन बच्चों को प्रगतिवादी कक्षा के बारे में आगे लेकर के जाते हैं। तो ये वाला अगर है, अगर कोई बच्चा अनुभव लाता है तो उसको बोलो कि शेयर कर बेटा सबके साथ, और वो अनुभव उसके शेयर करता है। जैसे आज देखो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो अपने अपने अनुभव शेयर करते हैं, मैं कैसे 10 रुपए का नोट लेकर के दिल्ली आया, फिर उसके बाद मेरे पास देखो 10,000 करोड़ की कंपनी है। वो भले ही फेक हो, लेकिन फिर भी अगर शेयर करने से किसी के पास 10 ना होकर के 10,000 है, तो 10,000 से 10 लाख रुपए तो बना ही सकता है, ये एक अनुभव उसको मिल जाए तो। ठीक है, तो याद रखेंगे आंसर नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। बाकी यहां पर देखोगे केवल शब्द जो होते हैं वो बिल्कुल नेगेटिव होते हैं, ये गलत हो जाएगा। किसी भी चीज को करने के, किसी भी चीज को ना करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, चलिए, किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है। ठीक है, और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का स्वतंत्र प्रतिपादन किया गया। जीन पियाजे ने किस चीज के बारे में, संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया था। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के बारे में, बहुबुद्धि, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में। ठीक है, बाइगोत्स्की ने सामाजिक संस्कृति के बारे में बताया था, सामाजिक संस्कृति, सांस्कृतिक। ठीक है, ऐसे। और कोहलबर्ग ने नैतिक विकास, ठीक है, नैतिक विकास के बारे में बताया था। अब यहाँ पर क्या है, बुद्धि एकल इकाई है, इसको नकारा किसने, क्योंकि इन्होंने बहुबुद्धि के बारे में बताया था, तो एक बुद्धि के बारे में तो बताया नहीं, बहुबुद्धि। राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा। अब संज्ञान के बारे में इन्होंने 4 चीजें बताई थी, 0 से 2 वर्ष, 2 से लेकर के 7 वर्ष, 7 से लेकर के 11 वर्ष, 11 से लेकर के 15 वर्ष। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट, और यहाँ पर फॉर्मल। ठीक है, अब इन्होंने 8 तरीके की बुद्धि बताई, गार्डनर ने 8 तरीके की बुद्धि बताई। मैं दोबारा से बता देता हूं। प्राकृतिक का स्थान, प्राकृतिक का स्थान मतलब कि प्राकृतिक और स्थानिक। प्राकृतिक मतलब किसान वसान हो गया, स्थानिक मतलब कि ये होता किसी भी स्पेशल स्थान के बारे में जो रहने वाले लोग हैं वो बताते हैं। फिर यहाँ पर देखोगे कि शब्दों से तर्क किया जाता है। शाब्दिक मतलब जो अच्छा शब्द बोलने वाला है, शब्दों का ज्ञान है, जैसे कि कवि। और तार्किक मतलब कि अब देखोगे तर्क करने वाला, अंक गणितीय जो नॉलेज होता है उस चीज के बारे में अगर देखा जाए तो वो, तो जैसे इसके लोग जो तार्किक होते हैं, अंकीय होता है, जिसके सीए होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, ये लोग बनते हैं। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया स्थान, तीसरा हो गया शब्द, चौथा हो गया तार्किक, पांचवा होता है नाचना और गाना, पांचवा होता है नाचना। नाचने को क्या बोलते हैं, गतिज, जिसमें पायलट बनते हैं, संगीत डांसर बनते हैं। और संगीतमय होता है जिसमें गायक बनते हैं, संगीतमय। ठीक है, सातवां होता है आपका कौन सा, अंतरा। और आठवां होता है अंतः। अंतरा मतलब कि अंतरराष्ट्रीय, मतलब कि एक से दूसरे देश में जाना। अंतरा मतलब कि एक से दूसरे के अंदर झांकना। उसके बुद्धि का, जैसे नेता वगैरह होते हैं वो बता देते हैं कि भाई इनको क्या चाहिए, इनको जॉब चाहिए कि इनको राशन चाहिए, ठीक है, या इनको दारू चाहिए, मुर्गा चाहिए, ये सारी चीजें नेता समझ जाते हैं, उस हिसाब से पैसा बांट देते हैं, ऐसे काम हो जाता है। अंत मतलब खुद को जानो, आपको कैसा नेता चाहिए, आप खुद जानो, खुद को जानो कि आपको एजुकेटेड चाहिए, पैसे वाला चाहिए, आपको पैसे की जरूरत है, मुर्गा की जरूरत है, दारू की जरूरत है, राशन की जरूरत है, क्या चीज की जरूरत है, आप ये भर्ती निकाल सकते हो कि नहीं, ये सीटेट पास कर सकते हो कि नहीं, टीचर बनने लायक हो कि नहीं, ये सब खुद से पूछना, खुद के अंदर झांकने की प्रक्रिया अंत व्यक्ति बुद्धि का सिद्धांत। ये 8 तरीके के सिद्धांत इन्होंने बताया। सामाजिक संस्कृति में वाइगोत्स्की ने ये बताया कि भाषा पहले आता है, फिर उसके बाद बच्चों का विकास होता है। और इन्होंने बोला कि बच्चे जो है समाज से अंतः क्रिया करके सीखते हैं। ठीक है, अंतः क्रिया करके सीखते हैं। थोड़ा सा हौच पौच हो चुका है यहाँ पर, लेकिन फिर भी जो मैं बोल रहा हूँ उन शब्दों को सुनेंगे तो चीजें थोड़ा सा रिकॉल होती जाएंगी। कोहलबर्ग ने 3 तरीके की बातें करी थी, तीन तरीके के लेवल बताए थे, जिसमें 6 स्टेज, 3 लेवल थे, 6 पार्ट थे। पहला था यहाँ पर पूर्व परंपरागत, दूसरा था परंपरागत, तीसरा था उत्तर परंपरागत। ठीक है, पहला था जो 4 से लेकर के 10 साल तक था, 10 से लेकर के 14 दूसरा था, 14 से लेकर के ऊपर था तीसरा। ठीक है, बाकी धीरे धीरे करके आगे और भी सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2। हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि के सिद्धांत वाले थे, एकल बुद्धि के खिलाफ थे, इसलिए नकार दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी कि मुझे खिलौने पसंद नहीं है, क्योंकि लड़की गुड़िया से नहीं खेलते। ठीक है, तो अब देखो क्या बोला इसने, रोहन तो यार बड़ा जिद्दी निकला। ठीक है, ये बोल रहा है कि मुझे गुड़िया से नहीं खेलना। ठीक है,
लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं। अब देखो जेंडर रिलेवेंस क्या होता है, प्रासंगिकता, मतलब कि जेंडर में कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। आप जो जिस जेंडर के हम हैं, हम एक काम को कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव होता है, जैसे कि आप देखोगे कि भेदभाव जातिगत भेदभाव ही तो होता है। मतलब कि बड़े कास्ट के लोगों को उच्च प्राथमिकता दी जाती है, आइए आइए बैठिए बैठिए, छोटे कास्ट के लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जाती, दूर खड़े रहो। तो वैसे ही जेंडर में भी होता है कि औरतों को क्या है कि तुम ये काम नहीं कर सकती, या फिर औरतों को महत्व दे दिया जाता है कि उन्हीं को प्राइवेट इंडस्ट्री में भर लिया जाता है, तुम ही आ जाओ तुम ही आ जाओ तुम ही आ जाओ, ठीक है। तो ये भेदभाव होता है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे देखा जाए कि ये क्लास है, ठीक है, इस क्लास में 40 बच्चे बैठे हुए हैं, ये मास्टर साहब आते हैं और ये पता चले आगे की 3 लड़कियों से ही सिर्फ सवाल बनते हैं, बाकी किसी बच्चे से सवाल पूछते ही नहीं। तो ये क्या कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं। या फिर ये 39 से सवाल पूछते हैं और एक बच्चे से सवाल नहीं पूछते हैं, क्योंकि हो सकता है ये इनके कास्ट का ना हो, धर्म का ना हो। चीजें समझ में आ रही हैं? तो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, पक्षपात इसी को बोला जाता है। रूढ़िवादिता ये होती है कि जो स्टीरियोटाइप, जैसे जो पुरानी सोच थी अभी भी लागू है, अभी भी लागू है। रोहन कहता है कि मैं बूढ़ियों से नहीं खेलूंगा क्योंकि लड़के नहीं खेलते। इसको दादा ने बताया, इसको पापा ने बताई, इसके पापा को इसके दादा ने बताई, दादा ने इसके दादा को इसके पापा ने बताई, उनके दादा के दादा दादा, ऐसे करके दादा हो दादा, ठीक है, कितनी सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो इसी को रूढ़िवादिता कहते हैं, जो कि आपको आने वाली जनरेशन, जो आपकी पिछली जनरेशन से ट्रांसफर हो जाती है, उसको रूढ़िवादिता कहते हैं, ठीक है। कोई भी चीज हो, कोई भी ऐसी चीज है जो ट्रांसफर हो गई, उसको रूढ़िवादिता, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, इस चीज को याद रखना, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, उसको रूढ़िवादिता कहा जाता है। जेंडर स्टेबिलिटी क्या होता है कि जो जेंडर स्टेबिलिटी मतलब कि जो स्थिर है, कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई हिला नहीं सकता, आप जो हैं। और जैसे कि बाहर देखा जाए तो जेंडर स्टेबिलिटी मैक्सिमम देखने को मिलता है हर जगह। ऐसा नहीं है कि लड़कियां जो हैं आगे निकल गई या फिर लड़के पीछे रह गए या आगे निकल गए, ऐसा नहीं है। हर जगह जेंडर स्टेरियोटाइप होता ही होता है, कहीं कम है तो कहीं ज्यादा है। तो स्थिरता जब ज्यादा होती है तो स्टेरियोटाइप जो है कम देखने को मिलता है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, स्थिरता मतलब आप समझ ही रहे हो, शब्द से ही लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखो जो रोहन क्या कहता है कि मुझे गुड़िया पसंद नहीं है, आंसर नंबर थर्ड जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आप भी सोच रहे होंगे यार इतना क्यों समझा रहे हो, सिंपल सा आगे बढ़ो क्वेश्चन आंसर करके। यार मैं 10-10 क्वेश्चन लेकर के अगर आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 300 क्वेश्चन कराने हैं, एक बार 300 क्वेश्चन देख लोगे, दोबारा कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिलैक्स भी करो, जीवन में मजे भी तो लोगे, कि दिन भर पढ़ते रहोगे, इनका वीडियो देख लिया, इनका वीडियो, जिनका अच्छा लगे उनका देखो, लेकिन टाइम बचाओ, अच्छी चीजें सीख लो एक बार, उसके बाद मजे लो जिंदगी के, यही तो टाइम है। निम्न में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? तो स्थूल कौशल की अगर बात करें तो स्थूल कौशल में क्या होता है, एक होता है सूक्ष्म, एक होता है स्थूल। तो सूक्ष्म क्या होता है, छोटा, स्थूल क्या होता है, बड़ा, ठीक है। तो जो छोटा होगा और जो बड़ा होगा, तो कौशल की बात हो रही है। सूक्ष्म ऐसा कौशल जो छोटा, छोटी चीजों को दर्शाता है, और एक ऐसा कौशल जो बड़ी चीजों को दिखाता है, जिससे आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो एक पैर पर संतुलन बनाना, ठीक है, एक मटर को उंगलियों से दबाना, तो मटर छोटी सी चीज है, उसको उंगलियों से दबाओगे तो क्या होगा, सूक्ष्म हो जाएगा। किताब के पन्नों को पलटना उंगलियों से करोगे तो गलत हो जाएगा, मतलब कि सूक्ष्म हो जाएगा। पेंसिल पकड़ना उंगलियों से, ये भी आपका सूक्ष्म हो जाएगा। पूछा क्या है, स्थूल। स्थूल क्या होता है, बड़ा, बड़ा क्या होता है, पैर। तो पैर बड़ी की उंगली, पैर, आंसर नंबर फर्स्ट राइट आंसर। इसमें कुछ ज्यादा सीखना है ही नहीं, इसलिए मैं इस पर कुछ ज्ञान भी नहीं दे रहा हूं आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? अब विकासात्मक परिवर्तन मतलब कि विकास के अंदर जो परिवर्तन होता है, जैसे आप कुछ जानते हैं, फिर उसमें कुछ परिवर्तन हुआ, फिर और अच्छा खासा जानने लगे, ठीक है। तो क्या इसकी वजह क्या है, आनुवंशिकता, पर्यावरण, परिस्थितियों का अनूठा संयोजन। किसी व्यक्ति का केवल आनुवंशिकी ढांचा ये तो हो ही नहीं सकता। आनुवंशिकी ढांचा ये है कि पापा की आंखें आपकी नीली हैं तो आपकी तो नीली हो गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप डॉक्टर बन गए या फिर एक्टर बन गए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसके लिए आपको पर्यावरण तो मिलना चाहिए, माहौल तो मिलना चाहिए। उस स्थिति में जाकर के आप एटलीस्ट वहां पर काम तो करेंगे, कहीं ट्रेनिंग तो लेंगे, कहीं आप क्या बोलते हैं, नाटक तो करोगे, तब तो मिलेगा। और उसके लिए कोई आपको चांस तो दे, ब्रेक तो दे कोई। तो वो सारी चीजें पर्यावरण पर डिपेंड करती हैं। केवल सामाजिक, ये भी गलत हो गया, ठीक है।
न तो वंशानुगत ना ही पर्यावरण, तो फिर कर क्या रहे हो, इंसान ही नहीं हो। जब आप समाज में नहीं हो और आपका वंश ही नहीं है तो आप तो समाज हो ही नहीं सकते। सिंपल सी बात है, मानव हो ही नहीं सकते। आंसर नंबर फर्स्ट होगा कि आनुवंशिकी। अगर माँ बाप आपके अच्छे हैं, आप इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, पर्यावरण देता है, वातावरण देता है, आपकी सोसाइटी देती है, तो इन सभी चीजों का जो है बहुत बड़ा रोल होता है। आनुवंशिकी और पर्यावरण का एक अनूठा संयोजन है, और इसको बोला जाता है H इंटू ई, हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट, इसको मिलाकर के बनता है डेवलपमेंट। इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। आंसर नंबर फर्स्ट। इतना बढ़िया क्वेश्चन, बच्चा गलती करता ही करता है। 2 से लेकर के 5 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन, किशोरावस्था। बच्चा कहता है फटाफट 5 वर्ष शैशवावस्था, ठीक है। और यहां पर देखो, प्रारंभिक बचपन का अवस्था क्या होता है? 2 से लेकर के 6 होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है? 5 दिया है। तो इसका मतलब ये क्या है कि 2 से लेकर के 5 नहीं होगा, 2 से लेकर के 4 नहीं होगा, बिल्कुल इसी के बीच में तो है। तो 2 से 6 के बीच में 2 से 5 है, 2 से 4 है, तो सिंपल सी बात है 2 से 5 किस में है? प्रारंभिक बचपन में है। आंसर नंबर क्या होगा? सेकंड होगा। लेकिन बच्चे क्या आंसर कर देते हैं? आंसर नंबर फर्स्ट। ऐसा नहीं है, 0 से 5 होगा तब आप करोगे भाई शैशवावस्था, अगर 2 से 5 होगा तो आप क्या करोगे? प्रारंभिक बचपन। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। तो 0 से लेकर के 5 शैशवावस्था, 0 से लेकर के 2 शैशव काल, 2 से लेकर के 6, इसके बीच में 2 से 1, 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5 जो भी हो उसको प्रारंभिक या पूर्व बाल्यावस्था। 6 से 9 जो होता है उसको बोलते हैं मध्य बाल्यावस्था, और 9 से 12 जो होता है वो होता है उत्तर बाल्यावस्था, और उसके ऊपर होता है 12 से लेकर के 18, उसको बोलते हैं हम किशोरावस्था, ठीक है। चलिए, इसका राइट आंसर आंसर नंबर सेकंड, बिल्कुल राइट आंसर सेकंड है। एक अभिकथन है कि शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। कारण क्या है इसका? इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। परिवार में पहले सीरियल देखा जाता था, अब कहाँ देखा जाता है? साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का, हम लोग तो टीवी देखते ही नहीं थे। टीवी देखते थे तो कभी सैटरडे संडे को एक मूवी आ गई, या फिर मंगलवार या बुधवार को वो कौन आता था गोल घूमने वाला, शक्तिमान आता था, वो देख लेते थे कभी कभी। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते थे, तो बहुत कम था, लाइट भी इतनी नहीं रहती थी, और जब भी कहीं ना कहीं उतना केबल वगैरह था नहीं, तो खेलने में ही सारा टाइम निकलता था। लेकिन आजकल मीडिया में ही सारे बच्चों का जो है आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है टाइम चला जाता है, और महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है सामाजिकरण का। जैसा बच्चा देखता है उसी तरीके का सीखता है समाज में, तो मीडिया जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और इसीलिए क्या होता है कि बच्चों में बहुत सारा खेल रियलिटी शो पर आधारित होता है जो देखते हैं, तो जो आप देखोगे वही आपको परोसा जाएगा। सिंपल सी बात है, और जो परोसा जा रहा है आप वही देख रहे हो। तो सिंपल सी बात है, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। अब आर क्या है? देखो, बहुत सारा खेल ना रियलिटी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बच्चे जो देखते हैं वही सारी रियलिटी शो पर दिखाया जाता है। आंसर नंबर फर्स्ट जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए इनमें से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? तो यहाँ पर देखिए, ये 3 कारण है, 4 कारण है। शिक्षक की गतिशीलता, बिल्कुल हाँ, शिक्षक अगर गतिशील है, चीजों को समझाने में काबिल है, और वो चीजों को तरीके से मॉडिफाई करके आपके सामने तुरंत प्रस्तुत कर रहा है, आपके क्वेश्चन का तुरंत आंसर दे रहा है जो कि उसको देना चाहिए, तो ये एक अच्छी चीज है, बच्चा सीख सकता है, अधिगम को अच्छा बनाया जा सकता है, ठीक है। विविध सामग्रियों का प्रावधान, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, 300 क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आ रहा हूँ। अभी मैं पेडागोजी के भी सीरीज लाऊंगा, पेडागोजी के भी सीरीज लाऊंगा, 300 या 200 सीरीज लाऊंगा इसका, ठीक है, 300 या फिर 200 सीरीज लाऊंगा। फिर ये सीडीपी के पेडागोजी, ईवीएस के पेडागोजी अलग होंगे, हिंदी के अलग होंगे, आप समझ रहे हो ना, ये मैथ के पेडागोजी अलग होगी। तो मैं ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 200-300 पेडागोजी दे दूं, पेडागोजी की अलग है। ये तो सिर्फ सीडीपी चल रही है, पेडागोजी तो अभी चल ही नहीं रही है। तो इनके क्वेश्चंस भी मैं दे रहा हूं, क्यों दे रहा हूं? क्योंकि विभिन्न विभिन्न सामग्रियों को मैं जब आपके सामने प्रस्तुत करूंगा तो चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। एक में इशारा कर दूंगा तो चीजें नहीं समझ पाओगे कि किसका क्या पार्ट होता है, और पेडागोजी कैसे पढ़ना वो चीज तो मैं आपको बताऊंगा ही, ठीक है। मध्य स्तरीय नवीन अनुभव, अब देखिए मध्य स्तरीय होती है, 3 तरीके की स्तरीय होती है। एक होता है निम्न स्तरीय, तो किसी भी चीज का निम्न स्तर बहुत बेकार होता है, बिल्कुल बेसिक से भी नीचे, मध्य स्तरीय, और एक होता है उच्च स्तरीय।
उच्च स्तरीय बहुत सारे बच्चों को पाले ही नहीं पढ़ने वाला कि क्या पढ़ा दिए, निम्न स्तरीय हर बच्चा बोर हो जाएगा, मध्य स्तरीय में इंटरेस्ट जगता है बच्चे का कि हाँ थोड़ा बहुत वो जानता है, थोड़ा बहुत जानना है, वो होता मध्य स्तरीय। और ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो 3 तो बिल्कुल राइट आंसर दिखा। सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। अब सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित यहां पर कर दिया जा रहा है दोस्त। ठीक है, तो ये तो गलत बात हो गई ना। सकारात्मक पुनर्बलन ठीक है, नकारात्मक पुनर्बलन। अब दोनों पुनर्बलन दे दोगे तो क्या अधिगम को इससे महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है? ऐसा नहीं है। सकारात्मक पुनर्बलन होता है जो कि आपके अंदर आता है, नकारात्मक जो कि सामने से दे दिया जाता है। अब नकारात्मक होने की वजह से इसको हम गलत कर देंगे, क्योंकि अगर हम आपको इनाम देते हैं और आप पढ़ाई करते हो, अगर हम इनाम देना बंद कर दें, पढ़ाई करना बंद कर दोगे, तो राइट आंसर तो 4 तो हो ही नहीं सकता। तो 1 2 3 कहीं है क्या? तो 1 2 3 कहीं दिख रहा है क्या? तो 1 2 और 3 यहाँ पर दिख तो रहा है, लेकिन ये कैसा n बन गया है यहाँ पर है? चलो 1 2 3 ये वाला राइट आंसर होगा, आंसर नंबर सेकंड। ठीक है, आंसर नंबर सेकंड होगा 1 2 और 3। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस स्तर पर बच्चों में आसपास की दुनिया के बारे में एक जीवादी दृष्टिकोण होता है। वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं, बादल और लुढ़कते यहाँ पर क्या है, पेड़ पौधों के बाद क्या है यहाँ पर? ठीक है, पेड़ पौधे के बाद चलते हुए, पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं, इरादे हो सकते हैं। ठीक है, तो संवेदी चालक, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक, संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे जीववादी संरचना? जीववादी मतलब क्या होता है? जिसमें जान है। आप क्या सोचते हो ना कि पेड़ पौधे भी चलते हैं, बादल देखो यहां से था यहां चला गया, हम भी बचपन में सोचते थे कि अरे बादल चलता है क्या, अरे सूरज चलता है क्या। ठीक है, ये हमें पता चलता था कि सूरज चलता है क्या। लुढ़कते पत्थरों की मनसाएं, इरादे हो सकते हैं। डॉल को देख करके ऐसा लगेगा अरे डॉल कुछ बोलता भी है क्या। तो ये सारी चीजें कहां से समझ में आती, कौन सी एज में? आंसर नंबर 2 जो होगा राइट आंसर होगा, वो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जिसमें बच्चों को लगता है कि जो जिस डॉल से खेल रहे हैं उसको खिलाना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए और उसको नहलाना भी चाहिए। बहुत तरीके की एक्टिविटी करते हैं इसमें। तो बच्चे जो है सेंसरी मोटर से सीखते हैं, जैसे कि देखेंगे, जैसा आप करोगे वैसा देखेंगे। ठीक है, और उसके दिमाग में जो है प्रतिबिंब बनता जाता है। ठीक है, सुनना, नोज से, नाक से भी इनको समझ में आ जाता है कि दूध पिलाने जा रहा है, गिलास में दूध लेकर के जाओगे। तो ये सारी चीजें, आंसर नंबर सेकंड जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 है, इस चीज को देख लेते हैं। किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? अब यहाँ पर आपने देखा कि संज्ञानात्मक, आपने क्या आंसर कर दिया? आंसर नंबर सेकंड, जो कि आपका बिल्कुल गलत है। यहाँ पर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में रोल प्ले करता है। अब देखिए भाषा, सबसे पहले भाषा के बारे में बात कौन करता है? यहाँ पर आ जाइए। वाइगोत्स्की जो है ना, वो बोलते हैं कि भाषा जो है पहले विकसित होती है, फिर ज्ञान आता है। आप खुद अपने आप को देखो, आपने जब भाषा सीखी तभी तो जाकर के बहुत सारी चीजों को जान पाते हो। जैसे आप अपने कोई भी कंटेंट को अपनी भाषा में पढ़ रहे हो, पहले भाषा आता है तभी। लेकिन ये तो थे पियाजे, लेकिन सॉरी वाइगोत्स्की, पियाजे क्या कहते हैं कि पहले ज्ञान आता है फिर भाषा आती है। ठीक है, इनका कहने का मतलब है बच्चा पहले दिमाग से परिपक्व हो जाएगा तब तो भाषा सीख सकता है। तो दोनों तो सही है, एक दूसरे के पहलू हैं। ठीक है, लेकिन जो वाइगोत्स्की ने क्या कहा और पियाजे ने क्या किया, ये पूछता है, बहुत तरीके से पूछता है। तो जब भी भाषा के बारे में बात है कि भाषा बच्चों के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वाइगोत्स्की हो जाएंगे। और जब भी आए कि संज्ञान बच्चों के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो वहां पर क्या हो जाएंगे? पियाजे। फिलहाल के लिए तो राइट आंसर, आंसर नंबर फर्स्ट। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। पहली अवस्था होती है सेंसरी मोटर, दूसरी होती है प्री ऑपरेशनल, तीसरी होती है आपकी कंक्रीट और चौथी होती है फॉर्मल। इसकी एज होती है 0 से 2 वर्ष, इसकी एज होती है 2 से 7 वर्ष और कंक्रीट की एज होती है 7 से 11 वर्ष। और फॉर्मल औपचारिक भी बोलते हैं और इसको अमूर्त भी बोलते हैं। अमूर्त जो कि न दिखे उसके बाद भी बच्चा सोचता है। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चा जो है अंतः क्रिया से सीखता है। अंतः क्रिया समझते हैं किसी से इंटरेक्शन करके, जैसे कि आप हम एक दूसरे से बात करते करते बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत के बारे में बात करी है और इन्होंने 8 तरीके की बुद्धि के बारे में बात करी है। आगे इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। कोहलबर्ग से भी रिलेटेड सवाल है, उसको भी डिस्कस करेंगे। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, 3 लेवल और 6 पार्ट बताए हैं। 3 लेवल, हर एक लेवल में एक एक पार्ट देखने को मिलेगा, तो कुल मिला जुला के 6 पार्ट हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर फर्स्ट आंसर। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? प्रतियोगिता के द्वारा, साथियों के साथ बातचीत करके,
ठीक है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। आपको क्या लगेगा कि सिर्फ बातचीत करने से थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है, प्रतियोगिता के द्वारा सीखेगा। अब बच्चा यहाँ पर भी गलती करता है, ये तो दंड और पुरस्कार उद्दीपक अनुक्रिया, ये तो गलत हो गया, इसमें बच्चा कंफ्यूज होगा। और कब, अभी तो आप मान के चलो लेटे हो, सोफा बैठे हो, कहीं बैठ करके आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके लिए तो बड़ा इजी है। लेकिन आप सोचो जब पेपर हॉल में बैठ करके आपसे यही सवाल पूछ दिया जाए तो आपका दिमाग तरीके से सोचने लगता है। बिल्कुल सही बात है, अगर हम प्रतियोगिता देंगे तभी तो सीखेंगे क्या गलती हो गई है। फिर आप कहोगे साथियों के साथ बातचीत करके, बातचीत करने से थोड़ी ना सीखेंगे, उनके साथ प्रतियोगिता करके सीखेंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि जहां पर भी प्रतियोगिता दिखेगा, एक दूसरे से प्रतियोगिता आप लोग कर रहे हो, वो तो बिल्कुल गलत है, बच्चे का डिमोटिवेशन हो जाएगा। मतलब कहने का है कि आप और आपका दोस्त बहुत अच्छा पढ़ने में है, लेकिन प्रतियोगिता में अगर आपके नंबर अच्छे आ गए तो आप जो है ना सुपीरियर फील करोगे और आपका दोस्त आपसे इंफीरियर फील करेगा, जिसलिए उसका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, वो आपसे बातचीत करना कम कर देगा। और दिक्कत ये होगी कि वो पढ़ने के लिए भी कम जाने लगेगा। इसीलिए साथियों के साथ बातचीत करके, मतलब कि चर्चा करके सीखा जा सकता है। बातचीत मतलब क्या होता है? चर्चा। आइए इस टॉपिक पे हम लोग थोड़ी सी बात कर लें, बातचीत हो जाए, मतलब चर्चा हो जाए, ठीक है। तो आप देखो बड़े बुजुर्ग बातचीत ही कहते हैं, चर्चा नहीं कहते हैं। चर्चा आज के टाइम पे होता है कि हाँ चलिए आइए चर्चा हो जाए इस मुद्दे पर, बातचीत हो जाए इस मुद्दे पर। तो इन सभी चीजों को लेकर के पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा देखोगे तो इस चीज के बारे में बातचीत होती है, चर्चा होती है, और बहुत सारे लोगों को बहुत सारा ज्ञान मिलता है। राइट आंसर होगा आंसर नंबर सेकंड, इस चीज को याद रखेंगे। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे जो हैं निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं, ठीक है। बाल केंद्रित मतलब कि जहां पर बालक केंद्र में है, ठीक है। जैसे आप देखोगे कि एक परिवार है, ठीक है, ये परिवार है, बहुत सारे लोग हैं और एक बच्चे का जन्म होता है। अब हर कोई बच्चे को गोद में लेकर खिलाना चाहता है, मतलब कि क्या है, वो बाल केंद्रित बच्चा हो गया, मतलब परिवार हो गया। हर कोई बालक को केंद्र में रखता है, हर जगह अरे बाबू कहाँ है, अरे बाबू कहाँ है, अरे बबनी कहाँ है। तो ये सारी चीजें जो है ना स्कूल में भी होता है कि टीचर, प्रधानाचार्य, सारा स्टाफ जो है किसके लिए सोचता है? बच्चे के लिए। अब बच्चा जो है निष्क्रिय रूप से सोचे, ऐसा नहीं है। नकलची, ये तो बहुत गलत बात है, चीटिंग वगैरह करना। तो यहाँ पर देखोगे कि निष्क्रिय नकलची ये गलत हो जाता है। ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, बिल्कुल फैक्ट है। ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं, ये हम लोग बहुत हुआ करते थे। सर ने इधर लिखा और बोला कि तुम भी लो छापो पीछे से, हम भी छापते थे कि जल्दी जल्दी जैसे ही सर का कंप्लीट हो हम भी छाप लें। आए चाहे ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, छाप के बल होना चाहिए, क्योंकि कॉपी तो पूरी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारे समय में होती थी, आजकल नहीं होती, ठीक है। केवल निष्क्रिय श्रोता होना, अगर बच्चा केवल सुनेगा और उस पर रिएक्ट नहीं करेगा तो भी कोई मतलब है नहीं ना। अगर मैंने आपको कोई लेक्चर दिया और आपसे बोला कि आप कमेंट बॉक्स में इस चीज के बारे में बताना, आपने ठीक है सीख लिया, नहीं बताया कमेंट बॉक्स में, तो इसका मतलब ये थोड़ी आप निष्क्रिय हो, आप तो सक्रिय हो। लेकिन अगर सामने से अगर कभी भी आप क्वेश्चन नहीं पूछते हो या कभी आपको डाउट आता ही नहीं, इसका मतलब आप निष्क्रिय हो, सिर्फ सुनते हो और कान में रखते हो और दूसरे कान से निकाल देते हो। तो राइट आंसर जो होगा, सक्रिय ज्ञान के निर्माता के रूप में बालक को देखा जाता है, ये अपने ज्ञान का निर्माण करता है खुद, ठीक है, और लगा रहता है दिन भर। आंसर नंबर टू राइट आंसर। चलिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? बहुत आसान है और एक कोहलबर्ग के सिद्धांत के ऊपर बातचीत करी गई है। कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद फिर दोबारा से यहाँ पर देखेंगे। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग ने, 3 लेवल बताए थे इन्होंने। पहला लेवल था आपका पूर्व पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, ठीक है, पारंपरिक, फिर पारंपरिक, पारंपरिक, हो सकता है थोड़ा सा गलत हो जाए यार, और क्या बोलते हैं मात्रा, उत्तर पारंपरिक, पारंपरिक, ठीक है। अब इसमें देखोगे ना, इसमें दो दो था, ठीक है, इसमें दो दो था, तो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, पहला दूसरा, उसके बाद आंसर बताना, तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। पहला था यहाँ पर दंड और आज्ञा। बच्चे क्या होते हैं, दंड और आज्ञा के सीखते हैं, इससे सीखते हैं, जैसे दंड दोगे तो वो चीज नहीं करेंगे, आज्ञा करे, आप जो भी आज्ञा दोगे बच्चे मानते हैं। फिर अहंकार की अवस्था होती है, जिसमें बच्चे को अगर खिलौना आपने तोड़ दी तो वो भी आपका, जैसे को तैसा वाला स्टेज कहते हैं। तीसरा जो होता है वो गुड बॉय गुड गर्ल की स्थिति, मतलब कि बच्चा जो है यहाँ पर अच्छा कार्य करके और दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है, प्रशंसा अर्जित करने की कोशिश करता है, ठीक है, गुड बॉय गुड गर्ल होगा, ठीक है। चौथा होता है कानून व्यवस्था बनाए रखना, कानून व्यवस्था
बनाए रखना। इसमें क्या होता है कि कानून, जो व्यवस्थाएं चली आ रही है, जो कानून चला आ रहा है, उस कानून को बिल्कुल एज इट इज फॉलो करना है। लेकिन यहाँ पर होता है सामाजिक, इसको सामाजिक व्यवस्था भी, कानूनिक व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर होता है सामाजिक अनुबंध। सामाजिक अनुबंध, इसको याद रखना, अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट हो, मैंने बार बार आपको बताया है। तो देखो ये कानूनी, जो चौथे नंबर का है ना, इसमें कानूनी तौर पे जो भी चीज सही है, लीगल तौर पे समाज में जो भी चल रहा है, पापा ने बहन को बोला कि तू घर में रहेगी, तो बस इस उम्र का बच्चा जो है ना, वो कहेगा कि हाँ बहन तू घर पे ही रहा। वो कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाला है, कोई भी वहां पर बदलाव नहीं होने वाला है, एज इट इज फॉलो करेगा कि बहन को घर के अंदर ही रहना चाहिए। लेकिन सामाजिक अनुबंध में क्या होता है, जब बच्चा, ये एज भी बता देता हूं मैं, ये एज है 4 से लेकर के 10 साल, ये 10 से लेकर के 14 है, ये 14 से लेकर के एवब है। ठीक है। अब यहाँ पर कानून व्यवस्था में क्या होता है, व्यवस्था जो है उस तरीके से चलती रहेगी, लेकिन जब लगता है कि नहीं बहन को भी पढ़ना चाहिए, भाई हर एक हर लड़की पढ़ रही है, बहन कैसे नहीं पढ़ेगी, तो यहाँ पर देखोगे कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। तो सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट समाज से किए हैं कि लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, उसको तोड़ा जा सकता है, बदलाव की जा सकती है। तो यहाँ पर देखो चौथे नंबर पे बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि वो व्यवस्था है, व्यवस्था नहीं बदलेगी, जैसी व्यवस्था है, लेकिन अनुबंध जो है तोड़ा जा सकता है। तो ये याद रखेंगे, सामाजिक अनुबंध में जो भी बुराइयां हैं आपके समाज के अंदर, उन बुराइयों को हटाया जा सकता है, उसमें बदलाव किया जा सकता है। और एक ही एज में होता है, 5वें स्टेज में है तो तीसरे लेवल में जाएगा। ठीक है। उसके बाद है आपका छठवा जो है सार्वभौमिक, जो अपने जान को जोखिम में डाल करके भी बच्चे जो है, सार्वभौमिक, भौमिक, ठीक है, यूनिवर्सल इसको बोला जाता है। तो अपने जान को जोखिम में डाल करके भी लोग यहाँ पर दूसरे की भलाई करते हैं, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है। तो कैसे जान में जोखिम, जैसे कि बॉर्डर पर जो भी क्या बोलते हैं इसको, सोल्जर्स हैं, ठीक है, बहुत तरीके के सोल्जर्स हैं, जैसे कि आर्मी है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सब लोग अपना जान जोखिम में ही डालते हैं। सैलरी मिलती है वो अलग बात है, वो तो परिवार चलाने के लिए हर इंसान को मिलती है, लेकिन वो जब भी लड़ाई होती है, जब उनका जान जाता है, तो वो ये नहीं सोचते कि भाग चलते हैं। उनको ये लगता है कि हमारे यहाँ रहने से बाकी जो देश के अंदर लोग हैं वो सुरक्षित महसूस करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें कुर्बानी देनी चाहिए, और कहीं ना कहीं एक दो को मार के मरना चाहिए, ताकि हम सुरक्षित रह सकें। इसलिए आर्मी की, और यहाँ पर देखोगे मिलिट्री की इतनी ज्यादा वैल्यू है और इतना रिस्पेक्ट है। ठीक है। तो वो इनके अंदर वो ये वाला गुण पाया जाता है। अब बहुत ज्यादा लेक्चर हो गया, अब इसमें से फटाफट देखिए कि कौन सा वाला जो कथन सही है। तो देखो सामाजिक सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास कानून तय नहीं है, अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। समाज की भलाई के लिए क्या बदला जा सकता है, पांचवा बदला जा सकता है ना, कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट समाज के लिए बदला जा सकता है। तो ये तो गलत हो गया ना। सजा और आज्ञाकारिता जो होता है, सजा और सजा के द्वारा बच्चे सीखते हैं। ठीक है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, दूसरों के साथ भला बनकर के अनुमोदन, बिल्कुल सही बात है। मैंने क्या कहा, गुड बॉय गुड गर्ल जो होता है, दूसरों के साथ अच्छा करके अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। ये तो अभी राइट आंसर दिख रहा है, आगे देखते हैं। कानून व्यवस्था, देखो व्यवस्था में चेंज नहीं होता है। ठीक है। अब विन्यास मानव अधिकारों के मूल्यों के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुना जाता है, नहीं स्वयं तो नहीं चुना जाता है, जो पूर्वजों ने दिया है ना उसको फॉलो करा जाता है। तो व्यवस्था जैसे आ रही है उसी तरीके से चलती रहेगी व्यवस्था, इसमें आपको चुनने की आजादी नहीं है। ठीक है। सामाजिक अनुबंध विद्या विन्यास किसी भौतिक परिणाम यह निर्धारित करते हैं कि अच्छा है या बुरा है, नहीं। सामाजिक अनुबंध ये निर्धारित करते हैं कि समाज में अगर कोई बुराई है तो उसको हम बदल सकते हैं। तो ये बदलाव वाले जो नैतिकता वाले लोग हैं ना, वो भी देखने को मिलते हैं। हर समय बोलते हैं पापा ये गलत है ऐसे करो, पापा ये गलत है ऐसे करो। तो वो वाले नैतिकता भी बहुत सारे लोगों के अंदर होती है। तो 6 नैतिकता में से आपके अंदर कौन सी नैतिकता है और कितनी नैतिकता आपके अंदर है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हो सकता है आपके अंदर 6 नैतिकता हो, 5 हो, 4 हो, कौन कौन से, अगर आपको मन करे तो बताना यार, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सेकेंड। ठीक है। दिखा देता हूं मैं आपको, आंसर नंबर जो होगा इसका सेकंड हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए हावर्ड गार्डनर आ चुके हैं यहाँ पर, इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हावर्ड गार्डनर ने एक अजम्पशन बेस्ड स्टोरी बनाई, जिसमें बताया कि इंसान के अंदर एक बुद्धि नहीं होती है, 7 तरीके की बुद्धि होती है। फिर एक 8वीं बुद्धि भी उन्होंने जोड़ दी, फिर एक बुद्धि और जोड़ दी, 9वीं। लेकिन 9वीं बुद्धि को उतना ज्यादा वैल्यू नहीं देता है इंसान। क्यों? क्योंकि परीक्षा में 8 ही पूछा जाता तो 8 ही देखेंगे ना। तो 4 तो आपके सामने दिख गया, 4 और है, उसको देख लेते हैं। तो प्रकृति का स्थान 2 हो गया, संगीत और डांस मतलब गतिज 2 हो गया, अंतः व्यक्तिक, अंतर व्यक्तिक मतलब इंटर, इंटर मतलब एक से दूसरे के अंदर झांकना, इंटर मतलब कि अंतरराष्ट्रीय मतलब एक से दूसरे देश में, तो इंटर
ठीक है, इंटर रिलेशनशिप मतलब कि एक से दूसरे के अंदर, ठीक है। तो ये सब देखोगे ना, तो एक होता है अंतः मतलब खुद के अंदर झांकना, अंतः व्यक्तिक, ठीक है, अंतः व्यक्तिक। तो यहाँ पर भी दो हो गया, ठीक है, ये भी दो हो गया। और एक आता है आपका शाब्दिक, और एक होता है तार्किक या अंकीय, अंकीय, ठीक है, तार्किक या अंकीय। ये हो गया दो, तो कितने हो गए, दो दो चार, दो छह, दो आठ। आसान कितना है, प्रकृति का स्थान है, ठीक है, नाचना गाना दो, चार हो गया, अंतर अंतरा छह, और तर्क होता है शब्दों से। किसी भी इंसान से तर्क करोगे कि बीजेपी अच्छी कि कांग्रेस, तो शब्दों से ही तो करोगे ना, कि हाथ पैर चलाने लगोगे नहीं ना, तो शब्दों से तर्क करोगे। तो एक शाब्दिक होता है जो अच्छे बोलने में होते हैं, जैसे कि आपके प्रोफेसर साहब हो गए, नेता लोग हो गए। तर्क जैसे कि आप तार्किक अंकीय की बात कर ले तो यहाँ पर सीए वगैरह बनते हैं, जूनियर वगैरह बनते हैं लोग, ठीक है। बाकी स्थानिक में स्थान के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, प्रकृति में प्रकृति के बारे में, संगीतमय में जो कि बहुत अच्छा गला वाला है, बहुत अच्छा गाता हो, ठीक है, हर समय गुनगुनाता हो, चाहे आप बाथरूम में भी गुनगुनाते हो, लेकिन आपके अंदर ये बुद्धि है, भले आपका सुर अच्छा है या नहीं है, वो तो डिसाइड सुनने वाला करेगा ना कि आपका सुर अच्छा है कि नहीं। हो सकता है आपका सुर दूसरे को अच्छा लगे, जिसको जो आपको चाहता हो, ठीक है। दूसरा है गति, जिसमें कि आपके शरीर के अंदर जो आपका दिमाग है वो एकदम गति को कंट्रोल करता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 40 तो छोड़ो, 400 की स्पीड में भी चीजों को चलाने, अगर उनके पास ऐसा स्पेस मिल जाए तो कहीं ना कहीं इतने कम स्पेस में भी 70-80 की स्पीड लेकर के बाइक भगाते हैं। उनके अंदर ये वाली बुद्धि ज्यादा होती है, ठीक है। इस चीज को समझने वाली बात है, बहुत सारे लोगों के अंदर ये वाली बुद्धि नहीं होती है। जैसे कि हमारे पापा के पास ये वाली गतिज बुद्धि नहीं है, क्यों, क्योंकि वो 40 से ऊपर जाएंगे, उनको डर लगेगा कि बाइक पलट सकती है। तो ये वाली बुद्धि जो है मानसिक तौर पे दिमाग में, जितनी गतिशील व्यक्ति है उसके दिमाग में ये चीज मिलती है। मोस्टली देखा जाए तो पायलट के अंदर ये पाया जाता है, और सवाल भी बनता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताइए मुझे क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि डैश बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों जीवों के विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की सुंदरता को पहचान कर सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां मिलेंगी कहाँ भाई, ठीक है, और वनस्पतियां सबसे बड़ी बात है, वनस्पति, ये सब मिलता है आपका नेचर में। आंसर नंबर टू, ये कैसे आ गया, पहले ही आ चुका है क्या आंसर नंबर टू, ठीक है। आंसर नंबर जो टू होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है, अरे बच्चा बच्चा जानता है कि एक है आपका हिंदी, ठीक है, एक है इंग्लिश, चाहे कोई और भाषा है, और सबसे ऊपर है मातृभाषा। तो कितनी भाषा हो गई, तीन भाषा हो गई। तीन भाषा के ऊपर जोर देती है, उसके ऊपर जितना आप सीख लो बहुत अच्छी बात है, वो आपके लिए ही करेगा। क्योंकि इंग्लिश सीख रहे हो तो इंग्लिश में जो भी मूवीज आएंगी आप देख सकते हो, उससे नॉलेज ले सकते हो, इंग्लिश के नॉवेल पढ़ सकते हो, नॉलेज ले सकते हो। शिक्षक भर्ती में भी इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है, अगर सीख लिया है तो भर्ती में आप पार्टिसिपेट करोगे तो सिलेक्शन हो सकता, नहीं तो कोई बात नहीं, 2-4 नंबर से चूक जाओगे। मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ असेसमेंट, करिकुलम, ये सब तो है ही नहीं। पाठ्यक्रम का मानकीकरण कर देने से, मूल्यांकन का मानकीकरण कर देने से, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 की सिफारिश तो है ही नहीं। एक भाषा पर जोर नहीं दिया गया है, ये चाइना नहीं है, ये इंडिया है। चाइना में एक भाषा ही चलता है, चाइनीज, ठीक है, और फूड भी वही चलता है, चाइनीज फूड। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान हैं और जोखिम लेने वाले होते हैं, लड़कियां आज्ञाकारी, ईमानदार और उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। अब देखिए ये शिक्षिका हैं, ये खुद एक शिक्षिका हैं, और इनकी हिम्मत तो देखिए, ये कहती है कि लड़के जो है बहुत अधिक बुद्धिमान होते हैं, जान जोखिम में डाल सकते हैं, और या फिर जोखिम लेने वाले होते हैं, रिस्क लेने वाले होते हैं, और लड़कियां नहीं। मतलब कि शिक्षिका ने अपनी ही प्रजाति के बारे में इस तरीके की बात कर दी, ठीक है, अपने ही कहीं ना कहीं देखो समाज के बारे में, लेडीज समाज के बारे में बोल दिया कि लड़कियां उस तरीके के अनुसार नहीं रहती हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत गलत बात हो गई भाई, ठीक है। तो अब इनका क्या उपाय है, इनके बारे में बात किया जाए तो इनके बारे में ये बात किया जा सकता है कि ये क्या कर रही हैं, पक्षपात कर रही हैं, ठीक है। जैसे पापा हैं, ठीक है, ये पापा हैं, ये दो बच्चे हैं इनके, ठीक है, ये दो बच्चे हैं इनके। अब ये इनको खूब मानते हैं, अरे बड़ा बेटा इंटेलिजेंट है, छोटा वाला नालायक है, नालायक है, हर जगह इन्हीं की। कहीं चल रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, चलो बेटे चलते हैं, कहीं कुछ जा रहे हैं, चलो बेटे, इसको नहीं ले जाते। मतलब क्या करते हैं, ये पक्षपात करते हैं। तो उस तरीके से शिक्षिका क्या कर रही है, पक्षपात कर रही है। अब यहाँ पर जेंडर, वो रूढ़िवादिता अलग चीज होती है, रूढ़िवादिता होती है जैसे को तैसा समझना, लेकिन पक्षपात है और रूढ़िवादिता है तो रूढ़िवादिता राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन रूढ़िवादिता है नहीं तो पक्षपात में राइट आंसर कर देंगे।
ठीक है। अब यहाँ पर इनको ये होना चाहिए कि भाई सभी जो हैं बराबर हैं, हर कोई अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से सीखता है, क्योंकि इंसान में कोई फर्क है नहीं, सभी इंसान ही हैं। देखिए, शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीकी और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कोई भी एक मूल्यांकन बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। अब देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीकी विधियों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक की विधियों का प्रयोग करना चाहिए। अब आप मान लो राम है, ठीक है, अब राम है, अब आप एक तकनीक लेकर के आते हो बच्चे को सिखाने के लिए, ठीक है, एक तकनीक है आपके पास, तो बच्चा हो सकता है उस तकनीक से ना सीखे। फिर ये श्याम है, जिस तकनीक से आपने सिखाई श्याम ने सीख लिया, लेकिन राम उस तकनीक से नहीं सीख पा रहा है, तो क्या दिक्कत है? तो आप दूसरी तकनीक अपनाओगे ना। जैसे आपने चुटकुला सुनाया तो ये समझ गया, फिर चुटकुला सुना रहे हो तो ये बोर हो जा रहा है, कह रहा इसके जीवन में ऐसे ही बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो चुटकुला तो हंसेगा नहीं, सीखेगा नहीं, तो इसको क्या सुनानी पड़ेगी? कहानी। कहानी से नहीं सीख रहा है तो कविता, कविता से नहीं सीखता है तो एक्टिविटी, एक्टिविटी से नहीं सीखता है तो बाहर भ्रमण करवाइए। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं सिखाने के लिए। तो मूल्यांकन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, सिखाने के बहुत सारे तरीके हैं, तो मूल्यांकन के भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल पहला तो आंसर सही है। ये तो गलत हो गया क्योंकि दोनों गलत नहीं है। अब तीन में से ही अगर आपको तुक्का मारना है, तीन में से मारना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं एक बार, ये समझ में आता है कि नहीं। कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चों की प्रगति और विकास के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर कोई भी मूल्यांकन तकनीक, कोई भी एक मूल्यांकन जो है वो जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। एक मूल्यांकन से आप पता नहीं लगा सकते बच्चे के अंदर क्या कैपेबिलिटी है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एमसीक्यूज पर पेपर देते हैं, तो आप ये नहीं बता सकते कि बच्चा कितना तेज है। एमसीक्यूज में ये है कि बच्चे ने हाँ हर क्वेश्चन का आंसर अगर अच्छा दे दिया अच्छी बात है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि क्या किसी टॉपिक के ऊपर वो डिस्क्रिप्टिव सोच रखता है, थॉट्स हैं उसके ऐसे, क्या किसी टॉपिक के बारे में वो ज्यादा सोच सकता है, 10 लाइन लिख सकता है। ये सारी चीजें बताने के लिए आपको दूसरे तरीके का मूल्यांकन तकनीक अपनाना पड़ेगा। तो और एक मूल्यांकन से आप हर एक चीज हर एक बच्चे के अंदर से नहीं जान सकते उसके अंदर कैपेबिलिटी क्या है। हर एक मूल्यांकन जो है इंडिविजुअली बच्चे के टैलेंट को निखारता है और दिखा पाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सेकंड नंबर भी सही है, सक्षम नहीं है एक तकनीक जो है हर बच्चे की जानकारी को नहीं बता पाएगा। आंसर नंबर फर्स्ट सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है? छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं, ये सब क्या है भाई, कहाँ कैसे पहुंचे। शिक्षक जो है सीखने की सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। ठीक है, आगे खतरनाक वाली स्टोरी यहाँ पर देखो। कौन सी स्थिति सीखने के आकलन, सीखने के लिए आकलन, ठीक है, सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है। ठीक है, अब सीखने के लिए आकलन की बात अगर करें तो यहां पर देखोगे कि तुलना करना, एक का दूसरे के साथ तुलना करोगे तो वो आकलन का एक तरीका नहीं है। अब मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन। ठीक है, इस तरीके के चार चीजें हैं, उसको थोड़ा सा टेढ़ी खीरे समझना, वो बार बार सीखोगे बार बार भूल जाओगे। ठीक है, तो उसको मैं तरीके से एक बार सिखाऊंगा, कोशिश करूंगा कि वो चीजें हमेशा के लिए रिटेन रहे आपके दिमाग में। लेकिन कभी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको ये तुलना दिख जाए तो वो राइट आंसर नहीं होता है, कभी भी गलत ही की जाती है, क्योंकि तुलना बहुत गलत है। अब यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो नहीं पूछा गया है तो गलत ही तो पूछा गया है, तो गलत गलत चोर चोर मुसेरे भाई, राइट आंसर आंसर नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर 41 42 ऐसे 300 के आसपास क्वेश्चंस को हमें निपटाना है। ठीक है, तो चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्त। ठीक है, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह क्या है, पूरी तरह से उन आनुवंशिकी बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। क्या बात कर रहे हो सर, आनुवंशिकी बनावट को कैसे जिम्मेदार ठहराओगे? पूरी तरीके से गलत बात है। ठीक है, दूसरा है बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी है, ये भी गलत बात है। देखो पहला क्वेश्चन तो आपका गलत है, क्योंकि पूरी तरीके से शारीरिक विकास के लिए आनुवंशिकी बनावट को जिम्मेदार थोड़ी ठहराया जा सकता है यार। आनुवंशिकी भी है, वातावरण भी है। अगर मान के चलो कि आप आनुवंशिक तौर पर बहुत सिक्योर हो, गर्भ में बहुत सिक्योर हो, लेकिन वातावरण ने आपको सपोर्ट नहीं किया, जैसे कि आपने खाना ढंग का नहीं खाया, ठीक है,
आपने जल नहीं लिया अच्छे से, आपने उस चीज का ध्यान नहीं रखा, अच्छे माहौल में आपको नहीं रखा गया, ऐसे माहौल में रखा गया जहां पर किच 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 होता हो, फिर क्या करोगे आप? आपकी मम्मी, मतलब कि जो भी है, गर्भवती महिला जो भी है, उसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, और जो गर्भवती महिला पेन लेगी वो पेन बच्चे के अंदर जाता है। तो जाहिर सी बात है, पूरी तरीके से शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरीके से आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, शारीरिक विकास में देरी के लिए वातावरण इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोनों आंसर सही होगा, वातावरण और आनुवंशिकी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आनुवंशिकी बोल रहा है, तो ये गलत हो गया। तो देखो पहला तो गलत है, यहाँ पर देखो ए आर दोनों सही हैं, ये तो होगा नहीं क्योंकि पहला तो गलत है। ए आर दोनों सही हैं, ये भी गलत, ए सही है गलत, पहला जो है गलत है, तो पहला ए और आर दोनों गलत हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। क्योंकि पहला जब गलत है तो दूसरा देखने की जरूरत नहीं, बट दूसरा भी देख लो। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं, ये तो गलत ही है। शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत ही थोड़ी चाहिए भाई, वातावरण भी तो चाहिए। मान के चलो आपके पापा 6 फीट के, आप भी हो गए, लेकिन आप दौड़ने नहीं जा रहे हो। ठीक है, आपको उस माहौल में मिलता नहीं, दिन भर बैठे रहो घर में कि अरे हमारे पापा तो बहुत फिट बॉडी है। ठीक है, लेकिन आपको तो करना पड़ेगा ना मेहनत, आपको वातावरण से फाइट करनी पड़ेगी, इन्वायरमेंट से फाइट करनी पड़ेगी। वो चीजें नहीं खानी है जो आपको ललचाती हो, मोमोज नहीं खाना, बर्गर नहीं खाना, खाना है कभी कभी, खाना है, हर चीज खाना होता है, लेकिन कभी कभी। अब वही खा करके बैठे हुए कि पापा तो हाइट अच्छी है, सिक्स पैक एक बना रखे हैं, तो हम भी बना लेंगे भाई, कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन नहीं, आपको फाइट करना पड़ेगा। तो बच्चों के विकास के लिए दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वंशानुगत और वातावरण, तब जाकर के सच्चो बच्चों का शारीरिक विकास हो पाता है। ठीक है, राइट आंसर जो होगा, आंसर नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का उदाहरण है। देखो सूक्ष्म और स्थूल दो चीजें होती हैं, एक होता है सूक्ष्म, एक होता है स्थूल। ठीक है, तो सूक्ष्म में क्या होता है कि छोटे छोटे काम किए जाते हैं, जैसे शरीर के उंगलियों से काम किया जाता है। स्थूल में क्या होता है कि शरीर के पैर, ठीक है, हाथ या पूरे शरीर से जो काम करा जाता है उसको स्थूल बोला जाता है। तो जो भी हाथ और पैर से बड़े बड़े काम होते हैं, जैसे कि दौड़ना हुआ, ठीक है, चलना हुआ, कूदना हुआ, ये सब पैर से काम किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब भी लिखने की बात आएगी, फिंगर से, उंगलियों से लिखा जाता है, तो ये क्या हुआ, छोटा कार्य हुआ, तो इसका छोटा कौशल हुआ। ठीक है, लिख करके बहुत बड़ा काम किया जा सकता है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर सूक्ष्म कौशल जो होता है, जो छोटे अंगों से किया जाता है, जैसे कि उंगलियों से किया जाता है, बाकी जो स्थूल होता है वो हाथ पैरों से किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आंसर नंबर जो हो जाएगा थर्ड राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। अब देखिए, मध्य बाल्यावस्था को समझने से पहले पहले बाल्यावस्था को समझ लीजिए। पहले तो बाल्यावस्था है कि पहले पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, जिसका एज होता है 2 से लेकर के 6 वर्ष। फिर होता है मध्य बाल्यावस्था, जिसकी एज होती है 6 से लेकर के 9 वर्ष, जिसको हम लोग संचय काल भी कहते हैं। ठीक है, और एक होता है उत्तर बाल्यावस्था, जिसकी एज होती है 9 से लेकर के 12 वर्ष, जिसको हम लोग परिपाक काल भी कहते हैं। इसको याद रखेंगे। अब 6 से 9 के बीच में जो बच्चा है उसके अंदर क्या क्वालिटी विकसित होती है, उस चीज के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है, दे दिया मध्य बाल्यावस्था मतलब कि एज 6 से 9। अब इसमें से ढूंढो कौन सी क्वालिटी 6 से 9 वाले बच्चे में होती है। अब एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के द्वारा, तो अब देखो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना, तो 6 से 9 का बच्चा नकल करता है क्या, नकल करके शुरू करता है। ये देखो, नकल करना तो अलग बात है, स्कूल में नकल करे, तुमने पढ़ाई करी हमने नहीं करी, नकल कर लेते, लेकिन नकल करना शुरू करता है। मतलब कि जो ये एज है ना, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि काल्पनिक खेल का जो स्टार्टिंग है ना, वो शैशवावस्था में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, शैशवावस्था में, और वो भी शैशवावस्था में शुरुआती 0 से लेकर के 2 वर्ष, जिसमें शैशव काल कहा जाता है, उसमें स्टार्ट हो जाता है। बच्चा नकल करना शुरू कर देता है माँ बाप को देख करके। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। ये तो होगा नहीं क्योंकि ये 0 से लेकर के 2 वर्ष की अवस्थाओं में कल्पनाओं के द्वारा चीजें होती हैं। अब देखिए, एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ को समझने की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। ठीक लग रहा है थोड़ा बहुत कि 6 से 9 में कुछ नियम बन जाते हैं जिसपे तर्क करते हैं बच्चे, माता पिता से तर्क करने लगते हैं, बड़े भाई से तर्क करते हैं, छोटे भाई से भी तर्क कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। तो देखो, परिकल्पना मतलब आप समझ रहे हो ना, परिकल्पना मतलब कि क्या होता है, सोचना, रीजनिंग टाइप की क्वेश्चंस जो हैं
उसको कर सकता है, किसी चीज के बारे में ज्यादा सोच सकता है और जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। 6 से 9 का बच्चा कहीं भी आप देखोगे प्रोजेक्ट नहीं बना सकता, किसी तरीके की जटिल योजना नहीं बना सकता। ये तो खेलने कूदने की अवस्था है, इसमें कहाँ उतनी चीजों को समझ पाएंगे बच्चे, तो ये वाला तो आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, संभावित कारणों का पता लगा ही नहीं पाएंगे 6 से 9 के बच्चे। बस ये है कि कुछ नियमों के अर्थ को समझ जाते हैं वो, और वो विकसित कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि शाम हो गई, 6 बज गए 7 बज गए, घर के अंदर आ जाने हैं, नहीं तो पापा मारेंगे। ठीक है, इस तरीके की डेवलपमेंट आ जाती है। क्यों? क्योंकि नैतिक विकास की अवस्था जो होती है 4 से 10 की अवस्था होती है। अब देखोगे जब 4 से 10 की अवस्था होती है, इसी के बीच में तो डेवलपमेंट आज्ञा और दंड की अवस्था होती है, नैतिकता का। ठीक है, इसी में तो अहंकार की अवस्था होती है, जैसे को तैसा। तो ये नियम कहीं ना कहीं उन्हीं नियमों से मेल खाता है, और आप देखोगे कि कुछ नियमों की समझ इनको विकसित हो जाती है कि समाज के अंदर जो नियम है उसको फॉलो करने होते हैं, दंड और पुरस्कार, दंड और आज्ञा के लिए। ठीक है, तो इसलिए नियम जो है 6 से 9 में विकसित हो जाते हैं, समाज के नियमों की विकसित हो जाती है, और तर्क कर सकता है, छोटा मोटा तर्क जो होता है माँ बाप से कर सकता है। अब देखो एक बच्चा जो है अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू करता है, ऐसा गलत है। स्थूल कौशल दिखाना शुरू करता है और अन्य वस्तुओं को पकड़ना शुरू करता है, तो ऐसा नहीं है। सिंपल सी बात है, ये बहुत पहले ही बच्चा सीख चुका होता है। स्थूल कौशल तो दिखाना तभी शुरू कर देता है बच्चा जब वो जन्म के बाद, जैसे कि 5 महीने 6 महीने का हो जाता है, तो बच्चा जब है हाथों के सहारे माओ बन करके, बिल्ली बन करके चलने लगता है वो। ठीक है, तो वो किसका सहारा लेता है? वो हाथ का सहारा लेता है, उंगलियों का नहीं। उसके बाद पेंसिल पकड़ना सूक्ष्म कौशल होता है, तो वो सारी चीजें तो वो पहले ही कर चुका है ना। तो इसकी जरूरत ही नहीं है कि वो जाकर के आपका 6 से 9 की अवस्था में जाए, वो तो पूरे बाल अवस्था में कर ही चुका है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए, राइट आंसर है आंसर नंबर 2। आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, आंसर नंबर जो 2 होगा राइट आंसर। चलिए, एक और बहुत अच्छा प्रश्न है कि यहाँ पर फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की कौन सी संस्था के रूप में और कौन सी भूमिका पर प्रकाश डालते हैं? तो फिल्म विज्ञापन क्या है? मीडिया है भैया। फिल्म तो स्कूल में दिखाया नहीं जा सकता। मीडिया है, और मीडिया क्या है? प्राथमिक द्वितीयक है, तो मीडिया जो है द्वितीयक है। प्राथमिक कौन है? प्राथमिक जिसको हम प्राइमरी कहते हैं, प्राइमरी कौन है? ये आपकी फैमिली है। ठीक है, और जो सेकेंडरी है वो कौन है? सेकेंडरी कौन है? सेकेंडरी जो है आपकी मीडिया हो गई, स्कूल हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है आपके? सेकेंडरी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो सेकेंड है, मीडिया है सेकेंड में। चलिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता होती है? अब पियाजे साहब के बारे में, पूर्व संक्रियात्मक आपको याद आ जाएगा, पियाजे जिसको हम लोग प्री ऑपरेशनल बोलते हैं, जिसकी एज जो होती है 2 से लेकर के 7 वर्ष होती है। अब इसके अंदर क्या चीजें होती हैं उसको देखिएगा। अब 2 से लेकर के 7 साल तक का बच्चा जो है वो अमूर्त सोच सकता है क्या? बिल्कुल नहीं सोच सकता। इनके हम एक जीन पियाजे की जो चीजें हैं उसको भी लिख देते हैं, जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे, इंग्लिश में पियाजेट होता है। अब देखो 0 से 2 अवस्था होती है जिसको हम लोग सेंसरी मोटर कहते हैं। 2 से 7 होती है जिसको प्री ऑपरेशनल कहते हैं। 7 से 11 होता है जिसको हम लोग कंक्रीट कहते हैं, जिसको हम लोग मूर्त बोलते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। 11 से 15 में जो होता है उसको फॉर्मल बोलते हैं, जिसको अमूर्त बोलते हैं, जो नहीं दिखता है वो भी यहाँ पर बिकता है। अवस्था किशोरावाली अवस्था है। ठीक है, अमूर्त, सपनों में खोने वाले बच्चे। अब यहाँ पर देखो एज है पूर्व संक्रियात्मक 2 से लेकर के 7 वर्ष। तो 2 से लेकर के 7 वर्ष में ये अमूर्त सोच कर सकता है क्या? 11 से 15 वाला नहीं कर सकता ना, तो इसको तो हम पहले काट देते हैं। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार केंद्रित करना, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, लक्ष्य की तरफ निर्देशित करने वाले व्यवहार की क्षमता, ये थोड़ी बहुत होती है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये जो होता है ना, शैशवावस्था में देखने को मिल जाता है। शैशवावस्था में देखने को मिलता है। कौन सी एज होती है शैशवावस्था में? 0 से लेकर के 5 वर्ष। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की तो अवस्था जो होती है वो शैशवावस्था होती है, तो ये आप पूर्व संक्रियात्मक में क्यों बता रहे हो? तो दोस्तों 0 से लेकर के 5 वर्ष आपकी शैशवावस्था है, लेकिन 2 से लेकर के 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक है। आप समझ रहे हो ना? तो 2 3 4 5 ये कुल मिला जुला करके 3-4 साल तो इसमें है ना पूर्व संक्रियात्मक में। इसलिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में लक्ष्य केंद्रित को लेकर के, जैसे कि दीपक है, दीपक को देख करके, जैसे कि दीपक कैसे बना है, ये दीपक है। ठीक है, ये दीपक है। ठीक है, लौह जल रहा है ये। अब इसको देख करके बच्चा सोचता है ना, रुक जाओ एक बार दोबारा से ठीक से बनाता हूं यार। चलो ये देखो, ये है दीपक। ठीक है, ये है दीपक। ठीक है, अब बच्चा यहां पर है। अब बच्चे ने देखा कि वाह ये देखो, ये पता नहीं क्या जल रहा है। अब देखो शैशवावस्था जो होता है ना, वो होता है, शैशवावस्था जो होता है वो होता है 0 से लेकर के 5 वर्ष, और पूर्व ऑपरेशनल
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर के 7 वर्ष। अब देखो 0 से 5 है, 0 1 2 3 4 5। अब ये देखो 2 3 4 5 6 7। अब देखो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कॉमन है कि नहीं? तो सिंपल सी बात है, शैशवावस्था का जो बच्चा होता है ना, वो दीपक की तरफ जाता है, छूता है तो उसे लगता है अरे हाँ, ये तो छूने से कहीं ना कहीं जलन होती है, हाथ जल जाते हैं, तो इसको नहीं जाना है। लेकिन कुछ नई चीज देखेगा तो उसकी तरफ जाता है। ठीक है, तो ये स्टेज जो होती है ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भी होती है। तो इसको याद रखेंगे। ये वाला तो राइट आंसर हो गया, ये तो गलत था। आगे भी देख लेते हैं। दूसरों का नजरिया लेने की क्षमता भाई इसमें नहीं होती। 2 से 7 में दूसरों का नजरिया लेने की क्षमता नहीं होती है। याद रखना, दूसरे के नजरिया आप ले सकते हैं, जैसे गांधी जी जो करते थे, आप उसको फॉलो करें जीवन में तो हो सकता है आपको कामयाबी मिले। ठीक है, लेकिन 2 से 7 वर्ष के बच्चे किसी की नजरिया को फॉलो नहीं करते, मतलब कि किसी के आइडल नहीं बनते। शाहरुख खान ने किस तरीके से बाल रखे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन सभी चीजों से। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की, मतलब कि यहां पर देखो परिकल्पना करना, सोचने की ऐसी क्षमता जो कि भाई किशोरावस्था के बच्चे सोचते हैं। पहले नियमों को जानना, फिर उदाहरण को जानना, इस तरीके के नियम के बारे में कोई बात नहीं करता है। ये बच्चा जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखो खेलने कूदने पे विश्वास करते हैं और कुछ चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अपने अंदर कुछ नियमों को एडॉप्ट करने की क्षमता हो। ठीक है, कुछ चीजें और सीखने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक, जो कि जीवन में आगे इनके काम आने वाली है। लेकिन इतने बड़े बड़े काम नहीं कर सकते, जैसे कि ऑप्शन में दिखाया जा रहा है। आंसर नंबर होगा सेकेंड राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का कैसा होना जरूरी है? तो शिक्षक एक गतिशील होना इंपॉर्टेंट है दोस्त। ठीक है, और लचीला भी होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बार बार बोला, बहुत आसान सा प्रश्न है कि शिक्षक का जो पियाजे के अनुसार शिक्षक जो होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए। गतिशील कहने का मतलब क्या है कि वो चीजों को सिस्टम से, कंसिस्टेंसी से चीजों को पढ़ाए, कंसिस्टेंसी से चीजों को पढ़ाए, और वो एक धारा प्रवाह अपने कंटेंट को अपडेट करते रहे। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे पड़ा हुआ है तो देख लेना। ऐसा तो मैं भी कह सकता हूँ, बट मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पे व्यूज भी नहीं आते, बट मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो काम है वो मेरा काम करना है। तो मैं गतिशील होकर के डेली बेसिस पे करता हूँ। और दूसरी चीज ये है कि लचीला एकदम प्रोग्राम होता है। कहने का मतलब है कि ऐसे कंटेंट को प्रोवाइड करूं जो बच्चे सीख सकें। अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से अप्रोच होना चाहिए, ताकि हो सकता है ये क्वेश्चन आप नहीं समझ पाए इस वीडियो में, तो अगले वीडियो में क्वेश्चंस रिपीट होंगे, तो उन क्वेश्चंस को आप देख करके सीख सकते हो। तो एक लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा है जो आपके समझाने से ना समझे, तो हो सकता है किसी कविता के माध्यम से समझ जाए, किसी चुटकुला के माध्यम से समझ जाए, किसी एक्टिविटी के माध्यम से समझ जाए। इतना लचीलापन तो होना चाहिए ना, आप अलग अलग एक्टिविटी कर सके। तो मैं अलग अलग तरीके से अलग अलग वीडियो के फॉर्मेट में आपको बहुत सारी चीजें को प्रोवाइड करता हूं। तो कंसिस्टेंस होना जरूरी है, गतिशील होना चाहिए, मतलब डेली बेसिस पे रुकना नहीं चाहिए। कंसिस्टेंट मतलब वही चीज है। और लचीलापन मतलब कि उसके अंदर होना चाहिए कि वो किसी भी तरीके से चीजों को सिखाए बच्चों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन वाइगोत्स्की के अनुसार देख लेते हैं। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है। वाइगोत्स्की ने यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था कि पहले भाषा का विकास होता है, फिर बच्चे के अंदर संज्ञान या ज्ञान आता है, और बच्चे जो है अंतः क्रिया से सीखते हैं। ठीक है, इन्होंने इस चीज के बारे में बताई थी कि अंतः क्रिया से बच्चे सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की पहले भाषा को लेकर के हैं। और पियाजे क्या कहते हैं, मैंने बार बार बोला है और मैं बार बार बोलता भी रहूंगा। पियाजे क्या कहते हैं, पहले ज्ञान आता है, फिर उसके बाद आता है भाषा। ठीक है, तो पियाजे कहते हैं पहले ज्ञान आता है, फिर भाषा आता है। और वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, पहले भाषा आता है, फिर ज्ञान आता है। तो अब देख लीजिए, लेकिन आता जरूर है, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं? नहीं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। पहले भाषा आएगा तो ज्ञान आ जाएगा, तो जुड़े हैं ना एक दूसरे से। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करती है। तो देखिए, संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करती है, मतलब कि ये डायरेक्टर है संज्ञानात्मक विकास। कितना अच्छा प्रश्न है, देखो आंसर कितने अच्छे अच्छे हैं, ऑप्शन कितने अच्छे अच्छे हैं। तो संज्ञानात्मक विकास जब देखोगे तो ये भाषा को निर्देशित करती है। किसने कहा था? पियाजे ने कहा था। ठीक है, पियाजे ने कहा था कि पहले ज्ञान आएगा फिर भाषा आएगी। तो ज्ञान आ जाएगा तो भाषा को बोला जाएगा बेटा अब तुम सीखना स्टार्ट करो भाषा। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं भाषा जो है ना संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। कहने का मतलब है कि अगर आप इंग्लिश जानते हो, ठीक है, इंग्लिश में कोई मूवी देख रहे हो, तो आप चीजों को समझ पाओगे ना। तो सिंपल सी बात है, भाषा जब आती है तो आपको चीजें आसान हो जाती हैं। जैसे कि आप इंटरव्यू देने जाते हो, ठीक है, इंटरव्यू देने जाते हो और आपको इंग्लिश आती है, तो आपका जो कन्वर्सेशन है वहां पर, जो इंटरव्यू है, वो बिल्कुल आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपका दिमाग जो है ना
किसी तरीके से आप कोई भाषा अगर जानते हैं तो आपका दिमाग जो है ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगता है और आप कॉन्फिडेंस फील करने लगते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास संबंधित नहीं है, ये सरासर गलत है। तो 3 ऑप्शन तो गलत हो गए, राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। देखते हैं क्या आंसर है, आंसर नंबर 3 जो होगा राइट आंसर होगा। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो दोस्त, लाइक भी कर सकते हो, इच्छा आपकी है, गुरुदक्षिणा देना चाहें तो, नहीं तो कोई बात नहीं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? तो कौन से ऐसे कारक हैं जो सुगम बनाते हैं भैया? तो सांस्कृतिक उपकरण, सामाजिक संपर्क, संतुलन, पुरस्कार, ये कौन से हैं? तो देखो पुरस्कार और संतुलन तो है नहीं, इन दोनों में से आप देखोगे तो कौन सा सही है? तो दोनों सही है भाई, आंसर नंबर फर्स्ट, दोनों ही सही है ना। क्योंकि सांस्कृतिक उपकरण मतलब कि क्या होता है? सांस्कृतिक उपकरण मतलब कि आपके समाज में जो भी ऐसी चीजें हैं, जो भी ऐसे तत्व हैं जो आपको सामाजिक बनने में मदद करते हैं, जैसे आपके रिलेशनशिप, आपके यहाँ पर कहीं ना कहीं भाषा, आपके वहां पर कल्चर, सोसाइटी, ये सारी चीजें हैं, ये सब आपके उपकरण है संस्कृति की। और दूसरी चीज है समाज के द्वारा आप एक दूसरे का संपर्क जो है ये भी आपको सिखाता है। जैसे कि आप हिंदू हैं, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई यहाँ पर पारसी है, कोई भी हो, उन सभी लोगों से आप जब संपर्क बनाते हैं तो कुछ ना कुछ चीजें सीखते हैं और चीजों को आसान बनाया जाता है। जैसे YouTube पर आपका सीखना आसान कैसे है? तमाम तरीके की YouTube चैनल है, कोई एक कॉन्सेप्ट यहां समझ में नहीं आया तो वहां जाकर के आप उस कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। तो एक सामाजिक संपर्क हुआ जिसमें आप एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे कहीं भी जाकर के आसानी से सीख सकते हैं। इसी को तो बोला जाता है वाइगोत्स्की के हिसाब से सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। राइट आंसर, आंसर नंबर फर्स्ट। चीजें समझ में आ रही हैं? आ रही होंगी, मजा आएगा, धीरे धीरे और मजा आएगा, टेंशन नहीं लेना। एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है, पुरस्कार और दंड पर निर्भर है, शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है, पूरी तरीके से शिक्षक पर निर्भर है और छात्रों की भूमिका निष्क्रिय है। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम, ये मैंने बहुत पहले भी करा रखा है आप लोगों को। अच्छा प्रश्न है कि बाल केंद्रित कक्षा है, बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आप देखते जाओ 300 क्वेश्चंस में ना बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर देखिए उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्मों द्वारा होता है, ये तो मुझे नहीं लग रहा है यार। उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्मों द्वारा होता है। बाल केंद्रित कक्षा में बालक जो है केंद्र में होता है, तो उद्दीपन प्रतिक्रिया ये सब चीजें नहीं है। उद्दीपन मतलब समझते हो? जैसे कि कोई ऐसा चीज जिसको देख करके बच्चा उद्दीपित हो जाए और उसके प्रतिक्रिया करने लगे, ठीक है, तो ऐसा बाल केंद्रित कक्षा में तो नहीं होता है। पुरस्कार और दंड के द्वारा, अरे वाह, ये तो पहले हुआ करता था, अब नहीं, ये टीचर केंद्रित हो गया ना। ये भी टीचर अगर मान लो उसको, टीचर ने मान लो उसको पुरस्कार दे दिया, अब ये जैसे मान के चलो ये पुरस्कार है, ठीक है, टीचर ने उसको पुरस्कार दे दिया फलाना हाई स्कूल, ठीक है, टीचर ने उसको पुरस्कार दे दिया। अब बच्चे ने पुरस्कार देखा, अब उसकी तरफ प्रतिक्रिया करने लगा, तो ये सारा खेल कौन करा रहा है? ये करा रहा है टीचर, ठीक है, बाहरी मोटिवेशन, नेगेटिव मोटिवेशन दे रहा है उसको, ठीक है। अब पुरस्कार और दंड, ये भी वही वाली चीज हो गई, पुरस्कार दे दिया मतलब कि उद्दीपक दे दिया, ठीक है, और उसके प्रति बच्चा प्रतिक्रिया करेगा, ये भी नहीं हो सकता। शिक्षक और छात्रों के द्वारा सह निर्मित है, बिल्कुल फैक्ट है। बच्चा जो चाहता है उसको, बच्चे को उस तरीके से ट्रीट करें जो बच्चा चाहता है। तो शिक्षक और छात्र दोनों एक दूसरे द्वारा बनाए जाते हैं, छात्र भी शिक्षक के द्वारा ढल जाता है और शिक्षक भी छात्र के द्वारा ढल जाता है, वो बाल केंद्रित शिक्षा होती है, ठीक है। अगर मान के चलो एक छात्र को खड़ा होकर के बोलता है कि सर मुझे इस टॉपिक में ना दिक्कत आ रही है, तो टीचर बोले कि ठीक है 10 मिनट बाद मैं तुम्हें इस चीज के बारे में समझाऊंगा। अब वहां पर छात्र बोले नहीं मुझे अभी समझाओ, मैं बाल केंद्रित कक्षा में बैठा हूं ना, पहले बच्चे के डाउट को क्लियर करो, तो वो तो बाल केंद्रित कक्षा हुई नहीं ना। तो यहाँ पर इस चीज को समझना है कि दोनों का जो मिलन होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और दोनों एक दूसरे से द्वारा निर्मित होते हैं। अगर बच्चा जो है टीचर को समझता है, टीचर बच्चे को समझता है, और बिल्कुल बीच में जो होता है ना, टीचर नहीं होता है, बालक होता है, और बालक की समस्याओं का समाधान अगर टीचर करता है और बालक भी उस समस्या के समाधान को लेकर के उत्सुक है, उसको बोला जाता है बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम जो है अच्छा हो सकता है। पूरी तरीके से शिक्षक पर निर्भर नहीं है, छात्रों की भूमिका निष्क्रिय है, ये तो नेगेटिव होता है। टैग वर्ड कराऊंगा मैं आपको, उस चीज के बारे में बताऊंगा, ठीक है। आंसर नंबर 3 राइट आंसर होगा। टैग वर्ड कराऊंगा तो इन क्वेश्चंस को मैं दोबारा से क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन मत लेना आप लोग, और उसके द्वारा भी बताऊंगा कि टैग वर्ड के थ्रू कैसे इन क्वेश्चंस को निकालोगे। चलिए, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरे के इरादों की उपेक्षा करते हैं, इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं? अब देखिए, डर और नकारात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ठीक है, नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित मतलब कि बच्चे जब
पेपर देने जाते हैं तो उन्हें लगता है कि कहीं फेल ना हो जाऊं, फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, पिटाई होगी, सजा मिलेगा। तो ये जो एज होती है ना, ये एज होती है आज्ञाकारिता, अधिविन्यास, ओरिएंटेशन, ये होता है आंसर नंबर फर्स्ट, ये वाला आंसर जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब इसके पीछे कुछ रीजन है, उस चीज को समझ लेते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 लेवल थे, जिसमें से 6 स्टेज थे। ठीक है, मतलब कि हर एक लेवल में 2 स्टेज थे। ठीक है, तो 3 लेवल थे। पहला था जो 4 से 10 साल, जिसको पूर्व परंपरागत, 10 से लेकर के 14 साल, और 14 से लेकर के 18 साल। अब इसमें 2 थे, एक था यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन है जो सजा एंड आज्ञाकारी, फिर उसके बाद है अहंकार की अवस्था जिसमें जैसे को तैसा, फिर दूसरा है यहाँ पर आप देखोगे तो गुड बॉय गुड गर्ल वाली स्थिति, और तीसरा है आपका सोशल। ठीक है, यहाँ पर देखोगे सोशल व्यवस्था की बात हो रही है। ठीक है, तो कानूनी व्यवस्था, सोशल, और यहाँ पर देखोगे व्यवस्था को क्या कह सकते हैं, सोशल व्यवस्था की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, याद नहीं आ रहा। अब दूसरा देख लेते हैं, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं और कई बार दिमाग से निकल भी जाती हैं। ठीक है, तो आप भी टीचर बनेंगे तो ऐसा नहीं सोचना है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे तब टीचर बनेंगे, आप धीरे धीरे जीवन में सीखते रहेंगे और चीजों को सिखाते रहेंगे। यही है लाइफ दोस्त, कोई भी यहाँ पर कांस्टेंट बन करके नहीं रहने वाला, आओगे सीखोगे सिखाओगे दुनिया से जाना है, यही सच्चाई है। और दूसरा है यहाँ पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर याद रखोगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, ये होता है चौथा, ये होता है चौथा, और ये होता है पांचवा। ठीक है, ये होता है चौथा और ये पांचवा, ये है पहला, ये है दूसरा स्टेज, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये है यूनिवर्सल, मतलब कि सार्वभौमिक, जिसमें अपनी जान जोखिम में डाल करके दूसरों को नैतिकता दिखाना, मतलब सिखाना, ये होता है बचाना, ये होता है नैतिकता दूसरे वाले, जैसे एयरफोर्स में है, नेवी में है, आर्मी में है वो लोग। अब इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, ये होता है नियमों में एज इट इज काम करना, और यहाँ पर होता है नियमों में बदलाव। ठीक है, इसको याद रखना। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कभी भी तोड़ा जा सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव हो सकता है। जैसे कि आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला, 40,000 रुपए सैलरी होगी, अगले साल आपका कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपकी सैलरी जो 45-50,000 हो जाएगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव हो सकता है, लेकिन नियम क्या है कि आपको 9 से 6 की नौकरी करनी है, ये नियम है, इसको आपको फॉलो करना है। तो सामाजिक व्यवस्था 9 से 6 है, उसको फॉलो करना है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में चेंज किया जा सकता है, आपकी सैलरी बढ़ाई जा सकती है, 40 से 50 हो सकता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में चेंज होता है जब भी लगता है ऐसा कि समाज में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो जिसको बदलना चाहिए, तो वहां पर बदलाव किए जाते हैं, उसको सामाजिक अनुबंध बोला जाता है, इसको याद रखेंगे। और कानून और व्यवस्था, ये चौथा स्टेज है जिसमें कि कोई बदलाव नहीं होता, एज इट इज फॉलो किया जाता है। इस क्वेश्चन के जो आंसर थे यहाँ पर ये थे कि दूसरे के इरादों की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणाम को डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो डर वाली बात जो होगी वो सजा से रिलेट होती है, आंसर नंबर फर्स्ट जो होगा राइट आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर हावर्ड गार्डनर को लेकर के, कि हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर क्या है, सोच को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर क्या लिखा है, जस्ट वेट, हाँ, धारा प्रवाह, ठीक है, और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता किस बुद्धि की अंतर्गत आती है। तो चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन आप बताएंगे नहीं, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। यहाँ तक तो बहुत सारे बच्चे देखते ही नहीं है कि 50वां क्वेश्चन है, चलो उसको देखते हैं। ठीक है, बहुत शॉर्टकट के चक्कर में बच्चे लगे हुए और कहते हैं नौकरी नहीं मिल रही है। दोस्त, नौकरी के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। दोस्त देखिए, हावर्ड गार्डनर ने यहाँ पर बताई थी 8 तरीके की बुद्धि, पहले 7 बताई थी, फिर 8वीं बताई, फिर 9वीं बताई, मान्य ये होता है 8वीं वाली। ठीक है, 8 बुद्धि बताई थी, जिसमें से 4 आपके पास है, मैं नंबरिंग करता जाता हूँ। ठीक है, अब देखिए भाषा से तर्क किया जाता है। ठीक है, भाषा पहला हो गया और तर्क जो हो गया दूसरा हो गया, तार्किक। ठीक है, पहले एक बार मिटा देता हूं, बहुत आसानी से मैं समझाऊंगा, चीजें समझ में आएंगी। पहला होता है भाषाई, दूसरा होता है तर्क। ठीक है, और तीसरा प्रकृति का स्थान, प्रकृति का स्थान, तीसरा प्रकृति और चौथा स्थान। याद हो गया? देखो कैसे याद होगा, भाषा तर्क से किया जाता, तार्किक, अंकीय। भाषाई में क्या होता है, जिसके अंदर भाषा की क्षमता होती है, जैसे लेखक हुए, कवि हुए। तर्क और अंकीय क्षमता, जिसमें कि सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ, अकाउंटेंट हुआ। प्रकृति का स्थान, जैसे कि आप देखोगे प्राकृतिक में, जैसे कि क्या होता है कि जैसे कि किसान हुआ, प्रकृति के बारे में जानते हैं, और
आप देखोगे कि जंगल की पुलिस होती है, उसको सारी चीजें पता होती है। जंगल के लोग हैं, उनको पता है प्रकृति के बारे में, कौन सा पौधा कैसा है, जड़ी बूटी किस कौन से पौधे को जड़ी बूटी कहा जाता है। स्थानीय कैसा होता है, जैसे कि स्थान के ऊपर जो इमेजिनेशन कर सके, जैसे कि यहाँ पर आर्किटेक्चर बोला जाता है उसको, जैसे कि इंजीनियर बोला जाता है, वो लोग जो होते हैं वो यहाँ पर इस चीज के बारे में बता सकते हैं। इसको स्पेशियल भी बोला जाता है, स्पेशल बुद्धि भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि प्रकृति का स्थान जो है इंपॉर्टेंट है, तीसरा और चौथा। पांचवा होता है अंतर और अंतः। तो एक होता है अंतर, पांचवा, और छठवा ये है अंतः। ठीक है, तो अंतर होता है एक दूसरे के अंदर, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय, मतलब कि एक दूसरे से दूसरे देश में। तो अंतर व्यक्ति मतलब एक से दूसरे व्यक्ति के अंदर झांकना। जैसे नेता आपके अंदर झांकेगा, आपको पैसा चाहिए कि आपको नौकरी चाहिए, आपको राशन चाहिए, दारू चाहिए, मुर्गा चाहिए, सारी चीजें। तो वो समझ गया आपको क्या चाहिए, उस हिसाब से आपको दे देगा, मतलब कि उसके अंदर अंतर व्यक्तिक बुद्धि है। आप खुद को देखो कि आप कहाँ पर हो, क्या चाहिए आपको, वो होता है अंतः व्यक्तिक। एक होता है सातवां, एक होता है आठवां, मैं बता देता हूँ। सातवां होता है आपका संगीत, मतलब कि नाचना गाना, संगीत। और उस एक होता है आपका गतिज। तो संगीत में क्या होता है, संगीत में ये होता है कि आप अच्छे गाने वाले हैं, तो संगीतीय बुद्धि है। गतिज मतलब कि पायलट हैं, डांसर हैं, अच्छा मूव कर लेते हैं बॉडी को, गतिज। तो ये 8 हैं। पहला है भाषा और तर्क, दूसरा प्रकृति का स्थान, तीसरा अंतः अंतर, और सातवां आठवां हो गया संगीत और नाचना गाना। तो नाचना गतिज और गाना संगीत में। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इच्छा आपकी है दोस्त, गुरुदक्षिणा के रूप में मुलाकात अब 51 नंबर क्वेश्चन से करते हैं। तो चलिए।